बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टे चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है कहानी एंड उपन्यास हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के तात्विक समीक्षा कीजिए जो चंद्रगढ़ शर्मा द्वारा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। तो अगर इस कहानी की बात करें, ये 1915 में चंद्रगढ़ शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है और इन्होंने जिस समय लिखी थी 1915 में, अपनी आज़ादी से भी बहुत पहले की बात है। उस समय के हिसाब से ये कहानी बहुत ही आधुनिक लगती है। उस आज के समय पढ़ोगे तो बहुत आप आम बात हो गई आज के समय में, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत एक अनोखी कहानी थी जिसमें इन्होंने प्रेम की बात की गई थी और उस प्रेम को इन्होंने नैतिकता के साथ दिखाया। साथ के साथ इन्होंने अपनी कहानी में लिखने का एक खास विधा का प्रयोग किया है जिसमें इन्होंने पीछे जाकर कहानी को समझाया। मतलब जैसे आप मूवी देखते हो ना, तो उसमें फ्लैशबैक चलता है क्या कि कोई लेखक होता है, उसका वास्तविक जीवन तो अब का चल रहा है, लेकिन पीछे से 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है और फिर से वर्तमान की कहानी शुरू होती है। तो इसी तरीके से इस कहानी को लिखा गया है। तो उस समय 1915 में इन्होंने इस तरीके की कहानी शुरुआत की थी जो आज के समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो आज के समय जो पॉपुलर चल रहा है ना, 2000 से लेकर 2025 तक, आज तक भी ये ट्रेंड अच्छा चलता है जहाँ पे फ्लैशबैक वाली स्टोरियाँ दिखाई जाती हैं और प्रेम से संबंधित स्टोरियाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। तो वो चीज़ इन्होंने 100 साल पहले लिखी थी। उस समय ये सब चीज़ें सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो यही खास विधा बनाती है चंद्रगढ़ शर्मा गुलेरी को। तो ये इनका क्या है, भूमिका है। साथ के साथ इन्होंने जो प्रेम है उसको नैतिकता के साथ जोड़ा है। इसमें क्या क्या लिखा है, इन्होंने सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं लिखी बल्कि उसमें क्या जोड़ा, इंसानियत और देश के लिए फर्ज निभाने वाली एक मिसाल के रूप में इस कहानी को पेश किया है। तो इन्होंने सिर्फ प्रेम को एक आसक्ति के रूप में, एक शारीरिक संबंध के बीच में नहीं दिखाकर, बल्कि एक इंसान की आत्मीय प्रेम और एक इंसानियत के साथ देश का प्रेम और फर्ज निभाने वाले व्यक्तित्व के रूप में जो उसके पात्र है उसकी रचना की है। ये तो इसकी भूमिका इस कहानी की। अब अपन बात करेंगे इसमें जो कथा वस्तु है और तत्व क्या है। तो कथा वस्तु और तत्वों की बात करें, भाई कहानी है किसके ऊपर। तो देखो, ये कहानी है, ये इस कहानी का जो मुख्य पात्र होता है वो कौन होता है, लैला सिंह होता है। और लैला सिंह क्या, एक सिपाही है। तो इसमें इसके पहले बचपन की कहानी बताई जाती है। 2 भाग में ये कहानी, पहले इसके बचपन की कहानी और फिर वर्तमान की कहानी। तो बचपन में क्या होता है, ये अपने गांव में रहता है। तो वहाँ पर कोई एक लड़की आती है, वो लड़की उसे अमृतसर के बाज़ार में मिलती है। तो अमृतसर के बाज़ार में मिलती है, बार बार 2-3 बार उसको मिलता है। तो जो लैला सिंह उसको, उससे प्रेम हो जाता है और एक बार उससे मिलती है तो उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। कुड़माई का अर्थ होता है, मतलब पंजाबी भाषा में, कि भाई तुम्हारी सगाई हो गई क्या। वो लड़की कुछ जवाब नहीं देकर हंसकर चली जाती है। उस समय लैला सिंह से वो लड़की कहती है कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तो वो कहता है कि भाई मैं तेरा तेरा जब भी जरूरत पड़ेगी जीवन में, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा। ये बात होती है। फिर क्या होती है, स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है और उसका दूसरा हिस्सा निकल कर आता है स्टोरी का, कहानी का। उसमें क्या होता है, लैला सिंह अब सिपाही बन चुका है और उसके बाद में वो लड़की उसे कभी नहीं दिखाई देती है। उसके बाद में लैला सिंह सिपाही बन जाता है, जैसे मूवियों में होता है ना, उसी तरीके से। और फिर होता क्या है, सिपाही बनने के बाद में वो उसको फिर से मिलती है। और फिर से मिलती है कहाँ पर, अब वो एक सिपाही की पत्नी बन चुकी है। सूबेदार होता है उसका पति, उसकी पत्नी बन चुकी है और उसका बेटा भी है, वो भी सिपाही है। उस तो वो सिपाही है, उसके दोनों के दोनों क्या सिपाही बन चुके होते हैं। क्योंकि उसमें आप सोचोगे कि इतना जल्दी कैसे होगा सब। तो मतलब दोनों, बेटा भी बन गया और वो भी सूबेदार, सारे नौकरी में। तो उसमें छोटी उम्र में ही आर्मी में ले लिया जाता था। उसमें एज वगैरह का इतना क्राइटेरिया नहीं होता था। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी के आसपास कहानी लिखी गई थी। तो उस समय क्या होता था, उस समय जो उसकी जो उस प्रेमिका थी, वो सूबेदार की पत्नी है, उसको सूबेदारनी के रूप में जाना गया है। उससे कहती है, वो उससे मिलती है तो उससे कहती है कि अब तेरा वादा निभाने का टाइम आ गया है। तुझे क्या करना है, तुझे अब मेरे पति और मेरे बेटे की जान बचानी है। तो इसी वादे को निभाते हुए लैला सिंह क्या है, अपनी जान की बाजी लगा देता है और उसके जो पति है, उसका बेटे को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये तो थी पूरी की पूरी कहानी, जिसमें 2 भाग में उसके बचपन की कहानी है, जिसमें उसके एक लड़की से प्रेम हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, तेरी सगाई हो गई है क्या। तो उस समय वो हंसकर चली जाती है, लेकिन एक दिन फिर मिलती है तो उससे पूछती है भाई तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तो वो कहता है कि मैं हमेशा तेरी रक्षा करूँगा। फिर क्या होता है, फिर वो लड़की उसके बाद में से दिखाई नहीं देती है। लैला सिंह सिपाही बन जाता है। वो उसके बाद में एक दिन वो मिलती है तो वो क्या, एक सूबेदार की पत्नी होती है और वो उससे वादा कहती है कि अब तेरा वादा निभाने का वक्त आ गया है, अब तुझे मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करनी है।
तो वो रक्षा करते अपनी जान गवा देता है। अब बात करें इसमें इस कहानी के मुख्य जो तत्व क्या है, कौन से, तो सबसे पहला तत्व सच्चा प्यार और त्याग। तो लैला सिंह का सच्चा प्यार था, इसलिए उस प्यार के लिए अपने प्राणों की त्याग कर दी। तो यहीं पर हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि भाई लैला सिंह को सच्चा प्यार था, इसलिए उसने क्या कर दिया, अपने प्यार के लिए अपने प्राणों की त्याग कर दी। कर्तव्य, उसने अपने प्यार के साथ साथ सैनिक होने का फर्ज भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। तो यहाँ पर उसको एक चीज़ क्या साथ दिखाई देती है, उसने प्यार तो था ही उसका, साथ के साथ उसने अपने प्यार को पूरी ईमानदारी के साथ, उसने जो बचपन में वादा किया था उसको पूरी ईमानदारी के साथ उसने अपने वादे को निभाता है वो। अगला क्या, वचन पालन। कहानी में सबसे जरूरी वचन को निभाना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वादा तो जीवन में बहुत से लोग करते हैं लेकिन निभा बहुत कम लोग पाते हैं। तो यही बात है, लैला सिंह ने न सिर्फ वचन दिया बल्कि उस वचन को निभाकर भी दिखाया। लैला सिंह के लिए सूबेदारनी की हर बात बहुत महत्वपूर्ण थी। तो लैला सिंह ने क्या किया, लैला सिंह ने जो उसके द्वारा जो वचन दिया गया था उस वचन को माना और उस वचन को निभाकर भी दिखाया। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, भाषा और शैली। तो इसमें जो चंद्रगढ़ शर्मा गुलेरी के द्वारा जो भाषा, बहुत ही आम भाषा का, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है और जिससे क्या होती है, कहानी सच्ची और अपनेपन जैसी लगती है। साथ के साथ लेखक का जो कहानी सुनाने का तरीका वो भी क्या नया, तो उस हिसाब से बहुत नया तरीका था, बहुत ही यूनिक और एक नई स्टोरी थी। साथ के साथ इन्होंने इतनी आसान भाषा में इस चीज़ों को समझाया कि हर व्यक्ति को समझ में आ गई, इसलिए तो इतनी पॉपुलर हुई ये स्टोरी। अब बात करें अपन निष्कर्ष की, उसने कहा था कहानियों में सिखाती है कि सच्चा प्यार और फर्ज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इन्होंने ये कहा, अगर आप किसी व्यक्तित्व से सच्चा प्रेम करते हो तो आपको क्या है, वो एक दूसरे से जुड़े हैं, तो आप अपना फर्ज, जिम्मेदारियां निभाने और वादा निभाने का भी कार्य करते हो। लैला सिंह का बलिदान आज भी ये बताता है कि कर्तव्य को निभाना जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। और लैला सिंह का पात्र ने हमें न सिर्फ प्रेम की कहानी के रूप में देखना चाहिए बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि हमें अपना कर्तव्य सदैव जीवन में निभाना चाहिए। उसको प्रेम पूर्ण वन नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसने अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटा था। तो ये है आपका जो प्रश्न था, उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए, ये मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। अब अगले वाले प्रश्न की बात करिए, वापसी। कहानी की मूल संवेदनाओं की कलात्मक समीक्षा कीजिए, उत्साह प्रिय वदा के द्वारा लिखे गए। तो आपको उसने कहा था कहानी के मूल संवेदनाओं और कलात्मक समीक्षा करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो अब आपको ये सारी चीज़ें अब मैं थाना पढ़ाऊँगा मारवाड़ी, क्योंकि आप लगभग जो विद्यार्थी हो सारा कट्ठे गाओ शेखावाटी यूनिवर्सिटी को, तो आप मारवाड़ी भाषा अपनी भाषा में पढ़ लेवा। तो यह कहानी है, या जो भूमिका जो उषा प्रियवदा के द्वारा जो कहानी लिखी गई है, या वापसी की कहानी, या कहानी की कोपर है, या पहली बात है 1960 में प्रकाशित कहानी हुई थी, हिंदी साहित्य की सबसे बढ़िया कहानी है। अब यह कहानी क्या पर लिखी गई है, यह लिखी गई है कि कोई आदमी सरकारी नौकरी लाग रही हो, और सरकारी नौकरी ला के जहाँ घर आवा जना के देखो थे, वो आदमी थोड़ा सा दिन तो राज्य रह के भाई नए रिटायरमेंट हो पिसा लेट और सब राज्य नहीं, लेकिन फिर क्यों है धीरे धीरे भाई उन तो आपका हिसाबो चलन की, सुबह पहले टाइम से खानो खान की, टाइम से नहा धो करके अपने काम पर जाने की आदत हो जाए। अब क्या, अब रिटायर हो गया, अब तो कोई काम को नहीं, तो देखो का ठेकेदेव देखे तारे भी कोई आदमी रिटायर हो होगा ना, 5-6 महीना बाद में एकदम चिड़चिड़ो को स्वभाव हो जाओ, सबका मायना पड़ोगो, और वो खुद मतलब अकेलापन महसूस करो भाई उन काम करने की आदत हो रही है। लेकिन अब क्यों, अब काम रही हो नहीं कन, तो क्या रखो, हर आदमी ने ऑर्डर देगो भाई तू वो करया कर, फौजी आदमी देखे सब ने घर लगा के रखोगो, तो इससे क्या रखा, घर का भी परेशान हो जाए, वो खुद भी परेशान हो जाए, क्यों उन्हें चाहिए काम और काम मिला हाथ को नहीं, और घर का भाई आपका साबुत जिंदगी से आपकी ज़िंदगी सेट कर रखी, अब सब करना कर दियो अस्त व्यस्त, तो वो भी परेशान और घर का भी परेशान। तो ये चीज़ पर यह स्टोरी लिखी गई है कि जब कोई आदमी सरकारी नौकरी से छुट के या कोई भी काम से छुट के जब रिटायर हुआ है तो उसकी ज़िंदगी में कहीं वो अकेलोपन हो जावा है, और कया उसका घर में रहते हुए भी वो सोचा कि वो अब तो ज़िंदगी में मज़ा होगा कि अब तो घर रहूँगा सुकून के साथ, लेकिन वो सुकून है वो थोड़े दिन को रहे, फिर आदमी कहीं को जाए अकेलोपन महसूस करे जाए। तो यह है, इस चीज़ पर यह कहानी लिखी गई है, यह है कहानी की भूमिका। अब एक कहानी के थाने कथा वस्तु बताऊँ, मतलब क्या कहानी है बा, यह कहानी है गजाधर बाबू नाम को एक रेलवे में कोई कर्मचारी हो, को बाबू आया करता, कलरक को काम कराया करता। उम्र थी 35 साल की, नौकरी करने के बाद मतलब भाई 50-60 साल को उम्र की हो जना क्या कर रही हो, रिटायरमेंट ले लियो। अब वो सोचो कि ग्रह अब नौकरी में छुट्टी लेके अब ये काम करा, अब हम परिवार के साथ बढ़िया रहूँगा। लेकिन जहाँ वो आवा है तो उन बेरो पट्टा भाई स्टार्टिंग का जिंदगी का तो बढ़िया दिन निकल जाए, साल एक भर निकले जना के है कि भाई आदमी ने घर का बता दें कि के सिस्टम चल रहे हो, तो उन धीरे धीरे बेरो पाटा है कि वो की ज़िंदगी में अब सब आपकी ज़िंदगी में व्यस्त नहीं, कोई टाइम ही कोई नहीं, क्यों भाई 35 साल नौकरी करी ना, सब आदमी भैया आपका हिसाबों सारो काम सेट कर रखो, पत्नी एक ही उम्र हो जाए तो भजन करने लगी, बेटा वो आपका काम कर लाग नहीं, सब आपका काम में व्यस्त ही। तो
उन्हें खुद ना महसूस हुआ है कि उन सब जो लोग हैं, जो घर में जितना भी लोग हैं, उनने मेरी कोई खास जरूरत है को नहीं। क्यों जरूरत को नहीं? क्योंकि भाई 35 साल जब आदमी बाहर ने काम करे तो सारा घर का भी अपना इस हिसाबों एडजस्ट कर ली कि उसका बिना ही काम चलाना पड़ा है। तो अब अचानक से कोई व्यक्ति आओ तो एडजस्ट भी कौन कर पाए भाई, तो उसे भी महसूस होता है कि उसके कोई घर में ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ना ही तो उनको ज़्यादा काम दिया जा, ना ही उनके होने से बच्चों को कोई परेशानी होती। क्यों कौन परेशानी हो? क्योंकि बच्चा भाई पहले आदत पड़ गई उनको बिना काम करने की। तो धीरे धीरे उन एहसास हो जाए कि उसके अहमियत जब तक ही थी घर में, जब तक 2 रुपया कमाया करता। सीधी बात है, थारी भी जल्दी होगी जब 2 रुपया कमाऊंगा, है ना। तो उसको ये पता चलता है कि भाई मेरी अहमियत तो जब तक ही थी जब तक मैं 2 रुपया कमाया करता हूँ, 2 पैसा कमाया करता हूँ। और लास्ट में वो ये फैसला ले है कि अब अपना ऐसा लगा है कि अब थोड़ा ही दिन रहा ये साबुत हो तो घर छोड़ के वापस काम करने चल जाए और कटे चल जाए, वो चले जाए चीनी की कंपनी में, चीनी बना कर ना उसकी कंपनी के अंदर, मिल के अंदर काम करना है। तो ये कहानी की मुख्य भावना यही है कि कोई भी व्यक्ति है वो परिवार में रहते हुए भी कितना अकेला महसूस कर सके, या फिर ऐसा भी समझा सको एक व्यक्ति है वो एक मनुष्य है या वो अपना कार्य करने के बाद में जब घर आता है तो उसके जीवन में किस प्रकार का संघर्ष देखने को मिलता है, इस बारे में भी बताया है। तो मन उम्मीद है कि थारी यह सारी स्टोरी भी समझ में आ गई होगी, भूमिका भी समझ में आ गई होगी। अब बात करें अपन भाषा और शैली की। देखो मैं था यह स्टोरी बताइए थारा मेरे हिसाबों तो आया कोई बच्चों को नहीं जगह स्टोरी समझ में को नहीं आई होगी। समाज से संबंधित स्टोरी है, आराम थे रिलेट कर ली होगी। तो ये कहानी की भाषा बहुत ज़्यादा सरल है। तो यही 5 भाषा शैली से संबंधित आओ तो यही 5 शब्द लिखना है कि भाषा बहुत ज़्यादा सरल है। लेखक ने यहाँ को शब्दा को प्रयोग कर सीधो दिल में जाके लगे आदमी का, थारे भी लगे हो, थारे घर में भी कोई ना कोई रिटायरमेंट आदमी होगा, फौजी आदमी या कोई रिश्तेदारी में होगा, उनका टावरा का नहीं सुनते भाल लो पिताजी तो कति बहुत कल्डो आदमी है, यही बात है ना। तो बस यही बात है, सीधा यहाँ का शब्दा का प्रयोग है जो समाज से संबंधित ही और ये वास्तविक भी अपना लागे हैं। इन्होंने पात्र को मन की बातें और व्यवहार को बहुत अच्छे से दिखाया, लेकिन खास बात यह है ये पात्र है ना वो की मन की बात, मायने दिल की बात है, दिल का दुखड़ा है ना बह का बह सुनाए हैं। और व्यवहार बहुत बढ़िया दिखाया कि भाई आदमी जो है एक पात्र है उसने बहुत अच्छे व्यवहार में दिखाया। भाई पैसा कमा तो व्यवहार तो आपको बढ़िया हो जाए। कहानी की शैली बहुत यथार्थवादी, और कहानी की जो शैली बताई गई है ना वो बहुत वास्तविक है। अब थे पढ़ी है कहानी ने सुनी है शायद, अब तक तो पढ़ी को नहीं होगी क्यों अब भी पढ़ी है मेरे कन किताब तो खोलने कोई काम आत को नहीं, अपना लास्ट दिन उफलियाँ। तो यही बात है, कहानी थान पढ़ के कमो कम ऐ लागी हुई या तो मेरे आसपास किसी कहानी है लागी ना, तो एकदम रियलिस्टिक कहानी है जो समाज के एक सामान्य समस्या को दिखाती है। और ये बात एक समाज में आम बात है, एक सामान्य सी समस्या है। निष्कर्ष की बात करें, वापसी कहानी सिर्फ गजाधर बाबू की कहानी नहीं है बल्कि हमारे समाज की बदलती हुई सोच को दिखाती है। तो इस चीज़ में क्या दिखाई गई है कि आज के समय में जो पैसे का जो बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया अपने समाज में, उस चीज़ को इन्होंने दिखाया है। इस कहानी को सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि हम अपने परिवार के में बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और इस कहानी में क्या बताया गया है कि भाई अपने कहानी में यह भी बताया गया है कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाए तो क्या अपना ना अच्छा कौन लगे। आजकल देखो टाइम भी है को है कि आदमी मदर्स डे आओ फादर्स डे आओ है ना, तो आज स्टेटस लगाएंगे का जोर कर घर कहें खती एक गड्ढो पानी को पकड़ा दो वो कौन पकड़ाए जा, है ना। तो यही चीज़ है कि अपना अपना जो माता पिता हैं या बड़ा बुजुर्ग हैं उनका साथ के कहें को व्यवहार करना, यह चीज़ भी बताई गई है। आज ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें रिश्तों की अहमियत और अकेलेपन की पीड़ा को समझते हैं। तो आज के टाइम में खास करके यह ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा अपना असलियाँ लगा है। क्यों? क्योंकि आज के समय जो रिश्ता है उनकी अहमियत कम होती जा रही है। इंसान रिश्ता से ज़्यादा अपना माँ बाप से ज़्यादा आपका फोन ने टाइम दिया है। देख लियो थारो वो टाइम कितना है कोई भी चीज़ पूरे दिन को। तो यही है, यही आज के, और ये 1960 की लिखी हुई कहानी है, लेकिन आज भी अगर आप पढ़ रहे हो कितने पुरानी वर्ष की कहानी है लेकिन आज भी आपको वास्तविक लगती है कहानी। अब बात करें अपन पाजेब कहानी की मूल संवेदनाएं और संदेश। तो पाजेब कहानी में कौन सी मूल संवेदनाएं और संदेश दिए गए उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको टिप्पणी करनी है। तो ये जनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी हुई कहानी है। तो इस कहानी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये कहानी सबसे पहले जनेंद्र कुमार का द्वारा लिखी गई है। कहानी की है, एक कहानी में एक बालक की कहानी बताई गई है जिम क्या होता है टाबरपना अपना घर का क्या क्या करता, कोई चीज़ गुम जाए करती जना घर में एक है को टाबर जरूर हुआ है जिन जो कोई भी गलती करो घर में सको पर जागो ओहो, अगर मान लो कोई गिलास टूट गो तो ओ करियो हो, और घर में कोई चीज़ गुम जाता ओ ही करे होगा। तो बस ओ ही वो ही स्टूडेंट की यह कहानी है। वो कौन है घर में, वो को नाम है मुन्ना।
समझ आ गई। तो इनमें क्या बताया गया है कि भाई वो जो आदमी है ना, जो बच्चों है को घर में है को जिग पर क्या कि सब ज़्यादा शक हो कि कोई गलती करी हुई, तो यो आदमी को ऊपर क्या है, ऊपर अक्सर को माँ बाप ही भी थोड़ा रोला ज़्यादा करी, उन कूट भी दी कदे कदे। तो यही बात है, कदे थारे भी पड़ी होगी मार। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ में बताई गई जब बच्चे को बचपन में मार पीट की जाती है, उस पर उसको ज़्यादा मतलब प्रताड़ित तो क्या बोलेंगे, उस पर ज़्यादा शक किया जाता है, तो वो चीज़ है ना वो बच्चे के मानसिक रूप से भी असर कर जाती है। तो यही चीज़ कहानी में बताई गई है कि जब बच्चा होता है छोटा, उसको पता नहीं होता चीज़ों पर, जब आप उस पर शक करते हो और उस पर गुस्सा दिखाते हो और उस पर के साथ अगर थोड़ी बहुत मारपीट भी हो जाती है, तो उसके क्या हो जाए, वो चीज़ों को मन में बैठ जाए, वो डर उसका मन में ठेस पहुँच जाए। थारा तो कदे बैठे को नहीं, लेकिन मान लो कोई टावर का बैठ भी जा। उन्होंने एक खोई हुई चीज़ पाजेव के बहाने रिश्तों की सच्चाई और विश्वास की कमी को दिखाया, लेकिन खास बात यही है जनेंद्र कुमार ने क्या किया है, जनेंद्र कुमार ने इस कहानी के माध्यम से रिश्तों में अविश्वास की कमी, जहाँ आजकल को ट्रस्ट इश्यूज जो थे इंग्लिश में बोलिया करो आजकल का कपल गोल्स में, तो भैया ट्रस्ट इश्यूज के बारे में इन्होंने उस समय के हिसाब से ये कहानी लिखी है कि किस तरीके से रिश्तों में विश्वास की कमी दिखाई देती है, और जो विश्वास होता है उसकी वजह से रिश्ते काफ़ी बार टूट भी जाते हैं और रिश्तों में क्या कड़वाहट भी आ जाती है। तो यही चीज़ इन्होंने बताई है। अब बात करना था कहानी की है, यह कहानी एक मुन्ना नाम के एक बच्चे की है जो अपने जिको क्या है उसके, यह कहानी एक जय माले में बताया था कि घर में एक बो टाबर होते हैं, वो टाबर मुन्नो ही है। अब मुन्ना के है, मुन्ना की एक बाण ही रानी, समझ में आई। अब रानी के लिए वो बेटो वो पिताजी लेके आया कोई पाजेव गई गुम, कठिन कठिन बिना दर्दी होगी, कोई की मम्मी दर्दी होगी या फिर बा खुद दर्दी होगी या फिर कठिन बिना पिताजी खुद ही दर के भूल होगा। अब आया मुन्ना हो कुछ मत दी टाबर एकदम, तो क्या हो घर का को सब उपला सक गयो, बोले पाजेव घूमी कठे, बोले मुन्नो कठिन कठिन लगाई है बिल, तो उन पकड़ के क्या कर लेंगे, पहले तो दो तीन ने तो दरेंगा को थप्पड़ और पा उन खिंगा 2-3 सुनाई रोड़ा ऐ अपने साथ भी जय कर देना कते तो बाई हो रही है मुन्ना के साथ भी। अब बालक हो थोड़ा छोटो, कई बालक तो वही एकदम आया का जनका कोई कति फर्क कौन पड़ा है, लेकिन यो टाबर थोड़ा सेंसिटिव स्वभाव का आदमी टाबर हो, तो इनके हो इन जय चीज़ा को बेरो पट्यो जैन थोड़ा सा रोड़ा आया यो रोन लागो, थोड़ा सा दुखी होगो, समझ सेंसिटिव टाइप को बच्चों है तो थोड़ा सा रोड़ा होता है, क्यों दुखी होने लागो और रोन लागो, काफ़ी बालक वही है का है ना। तो इससे क्या हो उन लग गया कि भाई मैं तो गलती करी को नहीं, फिर भी मन तो रोड़ा हो रही, समझ में आ गई, तो वो दिल पर ले लिया ये बात। तो ये घटना से क्या होगा उनका दिल में आया को डर बढ़ गो। अब कोई भी गलती होती जना क्या हो जाता उन खुद ना पहले डर लग जाता मैं तो करिए को नहीं भाई। तो यही चीज़ बताई गई है। अच्छा इस कहानी में आखिर में क्या हो जाता है, वो पाजे मिल भी जाती है, लेकिन पिता के द्वारा उस पर जो सक्रिय को हो ना उसका वजह से जो बच्चा है उसका जो भोलापन है, उसके अपने पिता के प्रति जो कड़वाहट हो गई रिश्ते में या पिता के प्रति उसका विश्वास है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही चीज़ हमें दिखाई गई, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो। अगर आप रिश्तों में जब शक आने लग जाता है, रिश्तों में आप जब आप किसी पे शक करते हो या फिर रिश्तों में आप जब आप किसी निर्दोष व्यक्ति पे शक किया जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है वो रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है, वो रिश्ता टूट जाता है। और ख़ास करके जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, अगर उसके साथ अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो वो आपके लिए उसकी नज़रों में आपके लिए हमेशा क्या हो जाता है, उसकी इज्जत थोड़ी कम हो जाती है। तो यह चीज़ इसमें बताई गई है। मन उम्मीद है कि थारी कहानी समझ में आ गई, कि बहुत ही एकदम सरल और स्पष्ट शब्दां समझाने की कोशिश करिए। तो भाषा शैली की बात करें, सबसे बड़ी बात ज्ञानेंद्र कुमार के द्वारा जो भाषा शैली को प्रयोग किया गया वह बहुत सरल है, तो थाने भी रहे। लेकिन इन खास बात क्या है कहानी के अंदर, उनकी शैली कैसी है, मनोवैज्ञानिक शैली है। मतलब इन्होंने मनोवैज्ञानिक शैली का उपयोग में लिया है कि भाई जो शैली है वो हर व्यक्ति को अच्छे से समझ में आ सकती है। साथ में साथ इस कहानी में व्यक्ति के जो बच्चा है उसके मनोविज्ञान पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है जब वो बच्चा है वो जब इस प्रकार की उसकी घटनाएं होती हैं। तो थाना भी बेर है, कोई भी टापर होगो को बचपन में अगर उसको थोड़ा ज़्यादा दुख देखे रहेगा तो वो बच्चों पहले वो सेंसिटिव रहो, थोड़ी सी भी थे कोई टापर नहीं कुछ नहीं, तारे घर में भी है कुछ नहीं, कोई आदमी का भाई मेरा पहले बहुत दुख देखे नहीं, तो अब मेरे कोई भी आदमी का थोड़ी सी कोई गलत घटना हो जाए तो मेरे मन में कहीं हो जाए, सुनी होगी ना भाई। बात बताई गई है कि ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं वही इंसान के जो मस्तिष्क है ना, जो अपने यादाश्त है उम जाके बैठ जाएं और आदमी का क्या है फिर व्यवहार उस तरीकों में बदल जाए है। तो इन्होंने घटनाओं को से ज़्यादा पात्रों की मन की भावनाओं और सोच को महत्व दिया। तो यह खास बात कही कहानी में, इन जो एक कहानी है इन घटना और पात्र में मन की भावना ही उन्हें ज़्यादा महत्व दिया कि भाई लोग के प्रकार की उनको जो विचारधारा बदल जाए कि किस प्रकार का इंसान का जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है जब उसके साथ ऐसा कुछ गलत घटनाएं किसी व्यक्ति के साथ घट जाती हैं। तब इस कहानी के निष्कर्ष की बात करें अपन
तो ये एक बहुत ज़रूरी संदेश देती है, विभाज्य कहानी है, एक बहुत ज़रूरी संदेश के दे है। ये बताओ कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यही चीज़ हमें बताई जा रही है। भाई आजकल का तो सब कोई सब लाड प्यार में राखी है, आपका टाबर ने थाने पे रहे, लेकिन पहले डाके कूट दिया करता। जना बताई गई है कहानी की, पहले कई साबुन कहानी लिखी है कि पहले बताई कि भाई टाबरन यहाँ थोड़ा पुचकार के भी रखना चाहिए, सदा कूटना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो टाइम सही था। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। साथ साथ क्या बताई गई कि हमें है ना उन्हें उन लोगों पर क्या करना चाहिए, बच्चे हैं उन पर विश्वास भी करना चाहिए, छोटी मोटी चीज़ों पर उन्हें शक नहीं करना चाहिए, और छोटी मोटी बात हो जाए जहाँ टाल भी देनी चाहिए। बच्चा सदाई को नहीं कि रोला करते रहे या कूटते रहे, थाने भी ऐसी सीख लेनी थे भी आगे कदे माता पिता बनो बजना। कहानी ये समझाती है कि बच्चे के भोलेपन और उनके विश्वास किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमत है। तो ये कहानी में यही बताया गया है कि कोई भी बालक है, कोई भी टाबर है ना, उसको बचपन है ना, बचपन की खूबसूरती यही है कि वो गलती करोगो, थोड़ा बोड़ोपन होगो, थोड़ी अनबोल की बात करोगो, कुछ गलतियाँ भी करोगो, यही तो बचपन की खूबसूरती है ना। तो उन स्वीकार करना चाहिए, कदे थे भी टाबर प्रणाम ऐ की गलती करी ही, समझ में आ गया ना। तो उस पर विश्वास भी करना चाहिए और उन गलतियां ना माफ़ भी कर देनी चाहिए। तो यह इस कहानी में बताए गए हैं। मैंने उम्मीद है कि थानिया कहानी अच्छी लग रही होगी। अब तक वीडियो देख रहे हो तो ये बताओ कि आपको कहानियाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कैसा लग रहा है आपको। अगले 7 नंबर प्रश्न की बात करें, कफन कहानी की क्या विशेषताएं हैं, कहानी व तत्वों के आधार पर बताइए। अब जो प्रेमचंद के द्वारा जो कफन कहानी लिखी गई है, यह कहानी कब लिखी गई है। सबसे पहले तो यह बेर होना चाहिए 1936 में लिखी गई है। और हिंदी साहित्य देखो, प्रेमचंद की हर कहानी, जो भी कहानी लिखी, जो भी उपन्यास लिखा, सब बहुत पॉपुलर हुआ है। लेकिन देखो थे भी कोई आदमी को सुनोगे तो पूछ की रात और कफन, ये अया की कहानी है तो जो सबका याद है लगभग, समझ में आ गई ना। तो उन कहानियों में से एक और यह कहानी हिंदी साहित्य की सबसे प्रचलित और सबसे फेमस कहानियों में है। क्यों? क्योंकि 1936 की बात है, उस समय गरीबी अपना चरम सीमा पर थी भारत के अंदर। क्यों? अंग्रेजा की देन ही की तो, और उसमें आज़ादी को आंदोलन भी चल रहे हो, अकाल वगैरह भी आ रहा, तो कि गरीबी अपनी चरम सीमा पर है। तो उस समय के उन्होंने ग्रामीण परिवेश पर की कहानी लिखी, और कहानी में क्या चीज़ ही आज के टाइम में भी थे। देखो ना कि समाज में एक आध आदमी यहाँ गए हैं जो जन के में भाई टाबर पढ़ाऊँ तो कोई आदमी बुरा को नहीं हुआ है, समझ, बचपन से पैदा होते हैं, थोड़ी कोई इंसान अच्छा है बुरा होता है, वक्त और परिस्थितियों के साथ बुरा होता है। तो उन्हें अगर कोई आदमी थे को नहीं, सीधी सीधी बात होता हूँ, कह देना कि 50 रुपया को अगर मैं दौड़ियो डब्बो ला दूंगा तो भी थे कि कोई काम कर दूंगा। तो अपने समाज में घना ही आदमी है कौन जो 50 रुपया का जो डब्बा मारने वाली चीज़ के लिए, पानी आने वाला पानी के लिए क्या कर दी, काम कर दी ना। तो यही भैया की हूँ आदमी की कहानियाँ समझ लो। तुम क्या दिखाई कि भाई आदमी सदा ही थोड़ी है कहा, बतो कि एक वक्त की परिस्थिति कुछ है कि रही है, गरीबी है, कुछ गरीबी देखिए, कुछ उनकी मजबूरी रही है समय के साथ। तो बके अया का बनगा ही जो क्रूर उनको जो व्यवहार है वो पलियों कुन तो, अया का गलत व्यवहार पलियों कुन तो वो वक्त के साथ उनको बदल तो चले गए हैं। तो यही इस कहानी में दिखाया गया है। तो ये कहानी 1936 में लिखी गई है। और इस कहानी में क्या है, गरीबी की सबसे बुरी हालत और इंसान पर उसके असर को दिखाती है। या क्या दिखाया है कि इंसान की गरीबी जब एक सीमा से ऊपर चली जाए तब के इंसान अपनी इंसानियत भी खो जाए, उसकी जो मानसिक परिस्थिति वह भी बदल जाए। प्रेमचंद ने इस कहानी से उन लोगों की हालत दिखाई है जिनकी जिंदगी गरीबी ने इतनी खराब कर दी है कि उनके अंदर की इंसानियत भी खत्म हो गई है। तो जो प्रेमचंद है उन्होंने क्या दिखाया भाई, प्रेमचंद यह चीज़ बताई है कि गरीबी है ना, गरीबी कुछ लोगों की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हो जाए कि उनने इंसानियत से भी कोई मतलब को नहीं रह कि बन की ज़िंदगी देखो जाओगे जो होगा वो आप तो अपना मन माओगी भाई कराना, समझ में आ गई ना। तो यही होता है जब इंसान की गरीबी एक हद से ऊपर चली जाती है तब। तो अब अपन देखेंगे कि भैया तो कहानी का जो तत्व है, ये लाइन जो मैं तुम पढ़ा रही हूँ एकदम प्रॉपर नोट्स ही एग्जाम में एकदम यही लाइन तो लिख के होगा। और इतनी इजी लैंग्वेज में है कि थाने इससे इजी लैंग्वेज तो सीरीज में तो भूल जाओगे, ठीक नहीं मिलेगी और ना थान कोई बनाएगा। गैस पेपर कोई भी बता सकता है, पढ़ाना एक अपने आप में अलग चीज़ है। पात्र की बात करूँ मैं, पात्र ई कहानी का दो ही घिसुर माधव आया, समझ लो थारे गांव का दो घिसुर माधव ही। अब थारा समझाऊंगा, देखिए भाई घिसुर माधव थारे गांव में भी एक दो, समाज में भी मिल जाएगा यहाँ का। और वह के है दोनों बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है। अच्छा बात के ही गरीबी इतनी है कि भाई अच्छा उसमें कि भाई कोई भी आदमी अच्छा और बुरा बचपन से को नहीं हुआ है। और वह के है हन में जो एक माधव है की पत्नी है कौन, बुधिया, समझ आगे, माधव की पत्नी है बुधिया। अब बुधिया की भाई कि उम्र हो जाए है, मरण नाली सी हुआ है जना कि कफन की जरूरत पड़ा भाई, आदमी जब खत्म हुआ है, आदमी की मृत्यु प्राप्त होता है तो कफन एक सफ़ेद कपड़ा की जरूरत पड़ा करे वो थाने बेर है ना। तो अब क्या करेंगे भाई गरीब हो जना, गाँव का लोग सोचें कि भैया भैया तो
की पत्नी खत्म होने वाली है, वो कमाओ दमाओ हाथ को नहीं, तो एक काम करा सारा गांव का आदमी मिलके कि कुछ कुछ रुपये दान कर दें, ताकि भाई कम से कम मरती ने कफन तो मिल जाए, और ज़िंदगी में तो सुख दे दिए ही नहीं। तो क्या करेंगे भाई, सारा गांव का मिलके थोड़ा थोड़ा बचाएंगा कि भाई ऐसी बात है कि मान ली तो जान वाली हो रही है जना थे, थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, तो सारा गांव का मिलके थोड़ा थोड़ा रुपया दे के उन्हें कफन जोगा रुपया दे दें। अब दोनों साहब पूछे शहर में कफन लाने के लिए, जैसे ही शहर में पूछी तो पूछता है आगे उन्हें एक दुकान दिखाई दे, है ना। दुकान में जाएगा और उठे के लेके देंगे, मैं बताइए ना वो पानी वाली डब्बी वहाँ जाके लिएगा, पिस्सा को लियानो के ना कफन लियानो सफ़ेद कपड़ों, लेकिन लिया है कौन सो सफ़ेद पानी, और पी पा के आदमी गया आग बुद्धिया तो इन जा खत्म हो, और जो माधव जी तो बीच में सुते ही। समझ में आ गया। तो गांव वाले उनको पैसा किसके लिए दिया, कफन के लिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अब जो सफ़ेद पानी को पीकर सोए हुए हैं। तो यही है, इसी चीज़ में यही चीज़ दिखाई दी है कि उन लोगों ने क्या किया, कफन लाने के बजाय शराब पीकर क्या कर दी, भूख मिटाने का कार्य किया है। क्यों, इतना भूखा था, ज़िंदगी में इतना परेशान हो चुके, हाँ कई दिनों का कुछ मिल रहा को नहीं हो। एक ही चीज़ है जो आदमी ने देखा गरीब लास्ट में कुछ, भाई बात है ना, कई एक बहानो भी हो साथ के साथ कि दुख में पी लिया, नहीं पी जाता अपना दुख अपना जना पी लिया। तो यही घटना क्या हमारे समाज की क्रूरता के बारे में दिखाती है। उन व्यक्ति है जैसे समाज में भी अपनाया का लोग नहीं, तो ज़रूरी को नहीं कि लोग बचपन से आया का था, कुछ तो जानबूझ के जहीं, कुछ लोग गरीबी का कारण भी बने, क्योंकि क्या टाबर पढ़ाओ भाई, टाबर पढ़ाऊँ पढ़ाई कौन करी, है ना, ऐसे उनकी गरीब परिस्थिति को नहीं हुआ, थोड़ा बहुत काम कुम ऐ का देखो, अधिकतर था जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति ऐसे ज़्यादा मिलेंगे, तो मजदूरी वगैरह करने लग जाते हैं। फिर क्या हो जाता है भाई, आदत हो जाती है, काम इतना हार्ड होता है तो उसको करने के लिए फिर उनकी आदत हो जाती है उस चीज़ की। तो यही दिखाई गई है कि समाज में कुछ लोगों को गरीबी है, वो उन्हें ऐसा क्रूर बना देती है, वो बचपन से ही ऐसे नहीं होते हैं। अगले वाले पॉइंट है देश काल और वातावरण। कहानी का माहौल बहुत ही गरीब और भयानक है, ये ग्रामीण समाज के पिछड़े समाज का हिस्सा है, और ये क्या दिखाई गई है कि भैया उस समय की देखो 1936 तक भी यह कहानी है, और आज के समय 2025 में था, मैं चीज़ बता रहा हूँ, तो आज भी अपने समाज में का लोग मिली ना, तो देखो कितनी वास्तविक कहानी है। उस समय और ज़्यादा वास्तविकता थी, क्योंकि उस समय और ज़्यादा गरीबी थी समाज के अंदर। तो यही है, ये हमारे समाज के पिछड़ेपन के बारे में और ग्रामीण परिवेश की कहानी के रूप में दिखाया जाता है। वातावरण ही पात्रों को व्यवहारिकता तय करता है और कहानी सच्ची लगती है। और आज भी कहानी पढ़ रहे हो तो वास्तविक लगा क्या, तो हमारे गांव की एक आदमी की कहानी है, तो समझो उस समय तो और भी ज़्यादा वास्तविक लगा करती। एकदम जो पात्र हैं वह गाँव से लिया गए, एकदम लोगों के बीच से यह कहानी उठाई गई है, तो एकदम सही और वास्तविक लगा है। उद्देश्य, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य गरीबी और उसके कारण इंसान की नैतिकता को खत्म होना दिखाया गया है। तो भाई इन चीज़ों क्या दिखाएगी कि इंसान का जीवन में जो गरीबी एक टाइम से इतनी ऊपर चली जाए, तो कि उन सही गलत को फर्क कौन बेरो पटे, उसके लिए सब सही है जीवन में, जो वो खुद कर रहे हैं, वो चाहे समाज के लिए कितना भी गलत हो, लेकिन उनके लिए खुद के लिए सही है। जब माधव ने लियानो चाहे ओके कफन लेके आए कि दौड़ो पानी सो को समझ में ओके साबुत, तो वो बहुत बढ़िया काम करे है ना, लेकिन क्या है यह नैतिकता रूप से गलत है। प्रेमचंद ने यह सवाल उठाया है कि क्या ऐसे लोग जन्म से बुरे होते हैं, लेकिन देखो समाज में सब लोग हैं आया काल आदमी के करेंगे दूर हटना चाहिए, तिरस्कार करके रखें कि भाई ये आदमी तो दूर ही रिया करो, है ना। लेकिन यह कहानी का माध्यम से प्रेमचंद यही बात बताने की कोशिश करी है कि ये लोग हमेशा में का था, नहीं था। क्यों, क्योंकि समाज ने उन्हें गरीबी ने ऐसा बना दिया। कुछ लोग आजकल तो वक्त के पैसा आ गया ना, तब भी लोग ऐसे बन रहे हैं, लेकिन उस समय तो लोगों के पास पैसा नहीं होता था, गरीबी में ऐसे लोग बनते थे। तो इसमें क्या दिखाया गया है, समाज में ऐसे लोग क्या बनते हैं, क्योंकि गरीबी उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूर बना देती है। तो इनडायरेक्टली प्रेमचंद ने उन्होंने क्या किया है, गरीबी पे कटाक्ष किया है। भाषा और शैली की बात करें तो भाई बात है, भाषा शैली एकदम सरल तो होनी है हर कवि की, और कड़वी सच्चाई वाली भाषा भी है। तो इसमें एक खास पॉइंट यही है आपको लिखना है कि कड़वी सच्चाई। भाई सच्चाई क्यों, क्योंकि गरीबी पे इन्होंने कटाक्ष किया है। इनकी शैली यथार्थवादी लगती है, जो बिना किसी दिखावे के समाज की हकीकत को सामने रखती है। तो प्रेमचंद की यही खास बात है। प्रेमचंद की कोई भी कहानी थे पढ़ोगा तो हम थाने लगा कि यह कहानी तो एकदम वास्तविक है, हमारा समाज के आसपास का लोगों की ही है, तो एकदम वास्तविक कहानी के रूप में थाने यह चीज़ देखने में लगी। निष्कर्ष की बात करूँ मैं, कफन कहानी अपनी तीखी सामाजिक आलोचना के लिए जानी जाती है। एक ऐसी कहानी है जो हमें गरीबी, भूख और इंसान के नैतिक पतन के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो कफन कहानी है या क्या है, अपने जो समाज है उसकी वास्तविक घटना पर एकदम की आलोचना करती हुई, गरीबी पर आलोचना करती हुई दिखाई गई है। यह एक कहानी है जो कि क्या दिखाओ अपना इंसान की गरीबी, भूख और इंसान के नैतिक पतन
के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। तो यही है कि जब इंसान के जीवन में गरीबी, भूख, विकट परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो इंसान के अपना आप ही भाई नैतिकता को पतन हो जाए, उन सब कुछ सही गलत भी सही लगना जाए, सही तो सही वापस वही है। यही कहानी आज भी महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। तो आज के समय में भी समाज में अपना ये सब घटना देखने मिले तो आज भी यह कहानी उतनी ही प्राय सही लगा है जितनी उस समय थी। समझ में आ गई था यह कहानी। अब बात करें अपन कफन कहानी का जो सारांश क्या होता है कफन कहानी का। जो कफन कहानी का सारांश है ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि सेम ही कहानी है, सारांश वही है जो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। इस प्रश्न को हटाकर मैं दूसरा प्रश्न ऐड कर दूंगा इसमें आपके सामने। तो ये नहीं वाला पढ़ाने वाला, अगला पढ़ो। बंटी का उपन्यास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपन्यास से जरूर से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको बंटी से। तो अपने आपका बंटी उपन्यास की आपको क्या मनोवैज्ञानिक समीक्षा करनी है, ये प्रश्न देख लेना। इससे संबंधित और भी 4-5 टाइप के प्रश्नों में लैंग्वेज बदल बदल के प्रश्न पूछा जाता है। समझ में आ गया। तो आपका बंटी जो उपन्यास है इसकी बात करें अपन, ये 1971 में हिंदी साहित्य की लिखी हुई कहानी है। और ये भी अपने समय की बहुत, अगर आप 1971 के हिसाब से देखें तो बहुत ही आधुनिक कहानी लगती है उस हिसाब से। तो ये कहानी किसके ऊपर है, ये भाई जब कोई माता पिता तलाक ले ली तो उनका बच्चा पे के मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है भाई, उन बालका पे क्या असर पड़ा है, समाज में उनको उन्हें कुछ गलत सलत कर दिया, उनका आसपास का बच्चा वो भी उन्हें सही से गुण करी। अच्छा बच्चों माँ का पास कदे माँ का पास रहे, कदे पिता का पास चले जाओ है ना तो माँ को पूरा प्यार मिल पाओ, ना पिताजी को पूरा प्यार मिल पावे। माँ अगर माता के पास रहे तो वह दूसरी शादी के लिए, पिता पास रहे अगर वो दूसरी शादी के लिए, तो क्या रहे भाई दूसरा व्यक्ति तो देखो इतना प्यार कौन करे जितना आप पढ़ो करे, यही बात है ना। तो यही है इतनो ना तो उन कभी कोई इंसान लगा इतनो उन प्यार मिले जो को बचपन है वो भी हन सब चीज़ा में क्या हुआ पूरा को पूरा खत्म हो जाए। तो ये घटना का बारे में बताया गया है कि जब यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या पर आधारित एक कहानी लिखी गई है जो कि क्या है कि एक तलाकशुदा माता पिता के कारण जो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता। भाई माता पिता तो तलाक ले ली, वो तो उनको व्यक्तिगत के फैसला है, लेकिन वो एक व्यक्तिगत फैसला एक बच्चे के जीवन पे, उनके होने वाली औलाद है उन पर किस प्रकार का असर डालता है, यही चीज़ इसको दिखाया गया है। यह उपन्यास बच्चे के नज़रिए से बड़ों की रिश्तों की उलझनों को बहुत संवेदनशीलता से दिखाई देता है। तो यह समाज में देखो आज के समय में तलाक कितना बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आज हमारा समाज इन सब चीज़ें ना कोई पहले के कोई भी ऐ की घटनाएं करती तो समाज में क्रिटिसाइज किया करता है ना, अच्छो को मान्या करता है चीज़। लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ें सोच कोई रखा ही को नहीं कि भाई अपने बालक ही हन को ध्यान कौन रखा को। अब आज के समय इन सब चीज़ों का इतना महत्व तो नहीं रह गया अपने समाज में, लेकिन कोई समय था जब हम इन सब चीज़ों को समझते थे। तो इन सब कहानियों को आपका सिलेबस में भी इसलिए जोड़ा जाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी आएँ, रिश्ते में कोई भी रिश्ता हो भाई थारा माँ बाप के साथ थेरिया हो आया तो आत खुनी की कदे थार लड़ाई हुई खुनी, कदे थन थार घर का तिड़काया खुनी, थोड़ा बहुत तो थन घर का भी रोड़ा करें, माँ बाप भी करें, और उसका कि कदे कई बच्चा की तो इतनी परिस्थिति निकल और जाए कि वो घर छोड़ के भी चले जाएँ वो है ना। लेकिन अंत में जब भी बुरी परिस्थिति हो तो आखिर में थारा कदे भी साथ कौन खड़े हो, माँ बाप रहे। यही थारो जीवन में एक दूसरो रिश्तों बना को, तो उनमें भी यही चीज़ होगी, लड़ाई भी होंगी, झगड़ा भी होगा, थारा माँ बाप का भी आपस में झगड़ा है ना तो थारा भी होगा। परिस्थिति बहुत विकट परिस्थिति तक भी जाऊंगी, लेकिन एक दूसरे के साथ फिर भी बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि समय निकल जाता है, अच्छा और बुरा समय आता है इंसान का निकल जाता है, लेकिन रिश्ता हमेशा बना रहना चाहिए, यही बात है। इस कहानी की जो मनोवैज्ञानिक समीक्षा की बात करें, आपका बंटी उपन्यास का एक मुख्य पात्र कौन है, बंटी है। तो यह जो कहानी है जो बताई गई है, कहानी के बारे में बताऊँ, इसको जो मुख्य पात्र कौन है, बंटी है। अच्छा बंटी के साथ के जीवन में घटना घटी, उसके दो माता पिता हैं शगुन और अजय, वो क्या हो जाते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। भाई माता पिता के लिए एक दूसरे को तलाक ले ली है। बंटी का इसका बहुत गहरा मानसिक दर्द झेलना पड़ता है, और इसके कारण क्या होता है उस बच्चे पर बेचारा, उसकी क्या गलती थी, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, तो उसके कारण उसके ऊपर क्या एक उसको बहुत ही ज़्यादा मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। इस कारण उपन्यास में उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को बहुत ही गहराई से समझाया गया है, और वो बच्चा है वो बच्चा के ऊपर क्या गहराई से प्रभाव पड़े हुए है उन्हें बहुत ही गहराई से समझाया गया ये चीज़ें ने। अच्छा अब के मनोवैज्ञानिक ढंग से वो परेशान हो बच्चों, इन कौन सा पॉइंट लिखना है। देखो पहला पॉइंट है अकेलापन और उपेक्षा। बच्चों भाई क्या होगी माँ बाप पास से दुनिया से अलग हो जाए। अब क्या होगो कदे तो वो माँ के पास रहे बच्चों या बाप पिताजी के पास रहो, तो भाई दोनों उतनों कदे भी प्यार कौन करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई वो तो उनके हिसाबों तो तलाक हुए तो अर्थ क्या है भाई सामने वाला व्यक्ति गलत था, दोनों की तरफ से गलती गलत लगता है। जब पिता से पूछोगे तो माता गलत और माता की तरफ से पिता गलत, तो उसको लगता है कि भाई तो सिकान से तो ये भी गलत होगा, तो उसे पूर्ण प्रेम नहीं मिल पाता है। माता पिता के अलग होने के बावजूद बंटी खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। तो क्या है बंटी है वो बहुत ही ज़्यादा अकेलो महसूस कर रही चीज़ ने।
दोनों के बीच में बटकर रहने को मजबूर है। और क्या है कि भाई माता पिता अलग हो जाए तो क्या है, देखिए तो माँ के पास रखो या बेटा के पास रखो, तो इन दोनों के पास वो रहने मजबूर है। उसने न तो माँ का पूरा प्यार मिल पाता और न ही पिता का। तो इससे क्या है, न तो उन बेचारा माँ को प्यार मिल पाए का बच्चा हो जन तलाक जन को तलाक हो जाए माँ बापा को, तो इन ना तो बच्चों माँ ने को पूरा प्रेम मिल पा और ना ही कदे पिता को प्रेम मिल पा। वह अक्सर उपेक्षित महसूस करता है और वो क्या करे, हमेशा अपना अपने कुंठित या उपेक्षित है लगा कि उन्हें अपमानित महसूस करे, मतलब हर समय। क्यों? क्योंकि ना तो देखो समाज में भी कुछ एक तरीके तिरस्कारित देखा जा है, बयान कहते हैं तो दूसरों माँ को बेटो है, इस तरीके से। भय और असुरक्षा, बंटी के मन में हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि उसका माता पिता उसको कभी छोड़कर नहीं चले जाएं। तो उस समय उसका ना हर समय ये बात को के भय बने रहे कि कया कदे भाइयों का माँ बाप उन्हें छोड़ के नहीं चला जाए। उसका पिता अजय दूसरी शादी कर लेती है और उसकी माँ भी अलग शादी कर लेती है, तो उसकी असुरक्षा है वो और भी बढ़ जाए। तो इससे क्या हुआ, जो उसके अंदर और जो ये जो नेगेटिविटी की भावना है, असुरक्षा है, भाई माता पिता छोड़ के नहीं चल जाए, वो उन दोनों की शादी करने के साथ और भी बढ़ जाएंगे और वह नए रिश्ते को अपना नहीं पाता। भाई कोई भी बच्चों है उसके लिए तो अपना माता पिता ही सब कुछ हो ही, अब उनके तो एक नया माता या नई पिता देखने, तो वो ये चीज़ नहीं पाओ ना, वो इनसिक्योरिटी के रूप में देख ले, उन्हें अपना कौन पावे। झूठ और दिखावा, क्योंकि भाई देखो कई बच्चे हैं जो आपका खिलौना ही कोई दूसरा व्यक्ति को देना चाहिए, सभी कोई नहीं देना चाहो, तो बच्चों का माता पिता ही बतो और भी ज़्यादा उन लगाव है। तो इससे कि भाई कोई कौन व्यक्ति है जो अपने रिश्तों में कोई नए व्यक्ति को आने देना चाहेगा। झूठ और दिखावा, अपने माता पिता को खुश रखने के लिए बंटी अक्सर झूठ बोलता है। तो वो जो है बंटी है, वो अपना माँ बाप ने खुश रखने के लिए हमेशा के बेचारा कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ा कि भाई कि भाई जीवन में सब कुछ सही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। उसके मन में एक द्वंद्व पैदा होता है कि उसके मन में हमेशा क्या एक द्वंद्व चलता रहता है। तो मन में क्या है, हमेशा द्वंद्व चलते रहे कि भाई कदे कि माँ बाप उन्हें छोड़ के नहीं चले जाए। वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं पाता है। क्या है कि वो अंदर ही अंदर जो नेगेटिविटी है, सुरक्षा की भावना है, द्वंद्व है कि भाई उसको माँ बाप तो नई शादी कर ली, अब उसका क्या होगा, वो खुश नहीं है, उसे पूरा पूर्ण प्यार नहीं मिल पा रहा है, अकेलेपन महसूस कर रहा है। ये सब चीज़ उसके जीवन में चल रही है मानसिक परिस्थितियों में, लेकिन फिर भी वो क्या किसी को दिखा नहीं पा रहा है। बचपन का खो जाना, बंटी को वह बचपन नहीं मिल पाता जो हर बच्चे का हक होता है। तो बंटी है ना, बंटी ने पूर्ण प्रेम को नहीं मिल पाया भाई, क्योंकि उसके माता पिता नई शादी कर लेते हैं, तो उस हिसाब से उसे वो प्रेम नहीं मिल पाता है जो आम बच्चे को मिल पाता है। अपनी उम्र से पहले बढ़ा जाता है। और इसमें क्या हो जाए, अगर कोई इंसान विकट परिस्थिति हो तो भाई वो बच्चा की खास बात यही है ना कि वो उम्र पहले बड़ हो जाए। और कोई भी व्यक्ति उम्र से पहले समझदार हो जाए, ये कोई समाज के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और बड़ों की दुनिया में उलझाने को समझाने की कोशिश करता, और यूँ कह रहे कि वो भाई गलती तो उसकी थोड़ी थी, उससे जो माता पिता उसकी गलती थी, लेकिन भुगत कौन रहा है, वो बच्चा भुगत रहा है। वह अपने माता पिता के झगड़ों की वजह से ख़त्म हो जाता है। और उसका माता पिता के जो झगड़ा तो आपस का है, लेकिन ख़त्म कौन हो जाए, जिंदगी ख़त्म किस हो जाती है, उस बच्चे की, बंटी की ख़त्म हो जाती है। आपका बंटी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि तलाक के बाद बच्चों के मन पे पड़ने वाले असर की एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो यह हमारे समाज की वास्तविक कहानी है कि भाई हमें भी इस चीज़ से सीखना चाहिए। आप इस उम्र में आपके भी थोड़े दिनों बाद में शादी हो जाएगी, तो आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि किस तरीके से इस प्रकार की कहानियाँ आपके सिलेबस में डाली इसलिए जाती हैं ताकि आप समझ सको समाज की परिस्थितियों के बारे में। तो ये क्या है कि जब तलाक हो जाता है तो बच्चे के मन पे क्या असर पड़ता है, उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। यह उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बड़ों का फैसला बच्चों के मन पर कितना गहरा और बुरा असर करता है। तो यह उपन्यास हमें यही दिखाने का प्रयास करता है कि बड़ा अपने से जो माता पिता की गलती एक बच्चा ने भुगतनी पड़े या चीज़ देखनी अपना समझनी है, कि वो ये दिखाता है कि टूटा हुआ परिवार सिर्फ बड़ों को नहीं बल्कि अंदर बच्चों को भी अंदर से तोड़ देता है। तो यही दिखावा है कि एक माता पिता की गलती उनको एक व्यक्तिगत फैसलों एक दूसरे से अलग उनको ना सिर्फ जो उनका आसपास में जो लोग था, काका ताऊ माँ बाप, उन पर असर नहीं पड़ा इस चीज़ को, बल्कि जो एक बच्चों है जो उनको अंश है ऊपर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो ये एक छोटो फैसलों को नहीं, जीवन में बहुत बड़ो फैसला होते हैं, बहुत सोच समझ के थाने लेना चाहिए। ये सब था, ये आपके सामने जो कहानी है आपके बंटी उपन्यास है उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक समस्या से संबंधित प्रश्न है। कैसा लगा, आपको पढ़कर क्या कहानियाँ समझ में आ रही हैं, आपको पढ़ के मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा है, आप ज़रूर से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, उसी हिसाब से मैं चीज़ें और इम्प्रूव कर दूंगा आपके लिए। और मैं आपको इतना पूर्ण विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ये इस क्लास से ही पेपर देखने को मिलेगा आपको पूरा का पूरा।
अगले वाला प्रश्न की बात करें, आपके बंटी की मम्मी शकुन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको उसकी जो माता है शकुन का चरित्र चित्रण बताना है, बंटी की माता जी का। तो यह देखो, आपको पता है मनु भंडारी के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है आपका बंटी, इसमें जो शकुन है वो क्या मुख्य महिला पात्र है। दो पात्र हैं, तीन पात्र हैं, बंटी बच्चा, शकुन उसकी माता और अजय उसका पिता। तो ये तीन मुख्य पात्र हैं, उसमें से जो उसकी माता महिला पात्र है शकुन है, उसके बारे में अपन देखेंगे। इसका क्या चरित्र चित्रण की बात करें, वो एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला है। मतलब पढ़ी लिखी है, समझदार भी है और खुद पैसा भी कमाया है, आत्मनिर्भर है, जो अपने समय में आधुनिक स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती है। तो ये चीज़ में क्या दिखाया कि भाई आज के समय में जो महिलाएं हैं उस प्रकार की महिला के रूप में उनका चरित्र चित्रण किया गया है। उनका चरित्र सीधा नहीं है, बल्कि वह कई प्रकारों के संघर्ष और विरोधाभास दिखाई देते हैं। उनका चरित्र कैसा नहीं, उनका चरित्र सिद्धों का अर्थ को नहीं गलत है, उसका चरित्र ये नहीं, थोड़ा सा उनके अंदर अहम की भावना है, ठीक है। वो उनके अंदर कई प्रकार के संघर्ष और विरोधाभास दिखाए। तो भाई उसकी जो मानसिक स्थिति को कैसा दिखाया गया है, संघर्षशील। उसके जीवन में उसके पति अजय के साथ नहीं बनती है, तो उसके जीवन में क्या है, संघर्ष को दिखाया गया है। वो एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे से प्यार तो करती है, लेकिन जीवन के फैसले लेते समय उसकी भावनाएं पूर्ण रूप से नहीं समझ पाती है। तो उस माँ के रूप में दिखाया गया है कि भाई जो अब माँ है वो अपना बेटाओं तो घणों ही प्यार करे है अपने बच्चे से, लेकिन समस्या है कि है क्योंकि व्यक्तिगत जीवन है जो कि पिताजी के साथ अच्छी नहीं बनती है, तो जब वो फैसलों ले उसे अलग होने को, तो वो बच्चा का बारे में कौन सोच पाओ, बंटी का बारे में कि भाई इप क्या गुजरेगी, इसकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी। वो अपनी खुशी के लिए उस बच्चे की थोड़ी सी खुशी है उसको त्याग कर देती है। समझ में आ गया आपको। तो अब ये जो शगुन है उसका चरित्र चित्रण को दिखाया गया है कि पढ़ी लिखी तो है, समझदार भी है, आत्मनिर्भर सब कुछ है, लेकिन जब भी जीवन में व्यक्तिगत फैसला लेने की बात आई तो ये चीज में थोड़ी सी पीछे रह जाए, यह बात बताई गई मुख्य रूप से। शगुन के चरित्र चित्रण की बात करें आपके सामने, आधुनिक और संघर्षशील महिला। शगुन के चरित्र चित्रण की बात करें, आधुनिक और संघर्षशील महिला। तो शगुन है वो क्या, एक कॉलेज की प्रोफेसर हैं, वह आत्मनिर्भर भी हैं और अपने फैसले खुद लेना पसंद करती हैं। तो जो शगुन है बाकी एक को जो बात करा के काम करे है, वह एक प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ा हुआ है, आत्मनिर्भर है भाई, खुद का पैसा कमाओ। तो इंसान जब पैसा कमाता है तो खुद पे के फैसले भी खुद लेता है। अपने पति अजय से अलग होने के बाद में वह अकेले ही अपने जीवन चलाती है। तो भाइयों का पति से अलग होने के बाद में क्या है, भाई अपने सारों घर को खर्चों कौन चला हुआ, खुद ही चला हुआ है। उसका ये चरित्र दिखाता है कि वो मजबूत इरादों वाली महिला है। उस चीज़ में क्या दिखाया कि भाई उसने अलग होने के लिए ये नहीं सोचा कि भाई मुझे अब किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, यही चीज़ है। उसका चरित्र ये दिखाता है कि वो क्या एक मजबूत कैरेक्टर वाली महिला है। अब उसकी बात करें अहम और स्वार्थ की भाव, तो शगुन का अहम उसके और उसके पति अजय के बीच में रिश्ते बिगाड़ने की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। तो यही चीज़ बताई गई है, उनको रिश्तों टूटने की वजह क्या है, और आज भी अगर कोई रिश्तों टूटे तो मेन वजह की अहम क्या मुख्य वजह अहम, और आज भी कोई रिश्ता टूटे तो मुख्य वजह क्या रहे, अहम रहे। देखो काफ़ी लोगों में यह रहे कि भाई मेरे तो कभी आज तक गलती ही कोई नहीं होता ना, किसी से भी व्यक्ति से पूछ लो यही कहेंगे जिनके रिश्ते टूटते हैं आमतौर पर, मेरी तो गलती ही को नहीं, सामने कहते मेरी बात मैं नहीं कौन करता या रहना, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी गलती होती है इसमें दोनों तरफ की गलती होती है। हो सकता है कि भाई 60-40 की गलती हो कठे न कठे, इतना ही रहता है, लेकिन रिश्तों की यही पहचान होती है, आप हमेशा नासमझी के साथ कार्य नहीं कर सकते। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी टक्कर का हो, एकदम कई आदमी तो नहीं एकदम बराबर का को नहीं हुआ, वो 10 दिन नाराज होता अगलो 20 दिन हुआ, तो उनको रिश्तों कदे भी कौन सास का दुनिया में कोई ना कोई एक व्यक्ति है को है जिन थोड़ी सी नीची भी देखनी पड़े, कदे सामने हुआ तो कदे थे भी थोड़ा नीचा देख के चलो। दोनों तरफ से बराबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए नीचे देखने में, यानी कि एक तरफा ही कहानी चल रही है सारी। तो यही है शगुन और अजय से थे भी सिक्स को जीवन में शगुन का अहम ईगो और अजय के रिश्ते के बिगड़ने की मेन वजह मिला। तो दोनों के भाई दोनों अच्छा रुपया कमाया करता, तो दोनों फिर आपका फैसला लेता। अब कोई भी रिश्ता में जब आपकी चलन लग जाए, भाई कोई आदमी इन्हन खींच रहे हो कोई इन्हन खींच रहे हो, तो बीच में तो टूटेगी रस्सी। अगर दोनों एक साथ मिलके चले, दोनों बैठ के बतला लिए तो क्या है, दोनों रिश्तों सही चला। तो यही चीज़ है, दोनों के बीच में रिश्ता टूटने की मेन वजह क्या होती है, अहम होता है, ईगो होता है, वो होता है। वो अपने फैसले और इच्छाओं के लिए बंटी की खुशियों को ज़्यादा महत्व देती है। तो वह फैसले और इच्छाओं तो जो कि माता है शगुन है, बा केक रहे जो आपका फैसला आपकी इच्छा आपकी खुशी के लिए क्या है, बंटी की खुशी ने ज़्यादा महत्व नहीं दे, आपकी खुशी ने ज़्यादा महत्व दे। डॉक्टर जोशी से शादी के बाद करने का फैसला भी उसके अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए लिया गया एक स्वार्थी फैसला था। तो उसकी माता है शगुन है बा दूसरी जो शादी करे है डॉक्टर जोशी का नाम कोई व्यक्ति से, तो वो भी क्यों ले है, क्योंकि अब उसने अब भाई बा अकेली रहने लगी थी, अकेलेपन कोई भी इंसान इकट्ठा को नहीं, तो उन दूर करने के लिए बा उसे
कर्ण शादी कर्ण को फैसला ले, लेकिन इस चीज़ में भैया नहीं देखा है कि उसका जो बेटा है बंटी उसके ऊपर क्या मानसिक रूप से असर पड़ेगा, वो खुश है या नहीं इस फैसले से। वो इस चीज़ को दरकिनार कर क्या लेती है, अकेले ही इस चीज़ को फैसले को ले लेती है। बंटी के प्रति प्रेम और उपेक्षा, तो शगुन अपने बेटे से प्रेम तो बहुत करती है। तो शगुन है भाई बाप एक आम माता की तरह अपना बेटा से प्रेम तो बहुत करे, लेकिन वह अपने झगड़ों और व्यस्तता के कारण सही समय और ध्यान नहीं दे पाती है। लेकिन क्यों भाई प्रोफेसर है तो आधो टाइम तो स्कूल में चले जाए, बाकी अगर हाँ जना आपस में लड़बो की नहीं दोनों जना, तो बच्चा तो टाइम मिला ही को नहीं। वह बंटी से उम्मीद करती है कि वह समझदार बनकर माता पिता की बात को अलग होने की स्वीकार कर लेगा, और वह उसको समझाने के बावजूद, उसको परिस्थितियां बताने के बावजूद वो उसी से उम्मीद करती है कि ये बंटी है वो जब आज नहीं तो कल बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो वो समझदार भी हो जाएगा, और समझदार हो जाएगा तो इस चीज़ को स्वीकार कर लेगा कि वो उसके माता पिता ने तलाक ले लिया है, जो एक बच्चे के लिए संभव नहीं है। और यही बात है, कोई भी बच्चा होता है भाई उसके लिए वो तो समझदार नहीं होता है, उसके लिए इस बात को स्वीकार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वह बंटी की मानसिक परेशानी को समझ नहीं पाती है और अनजाने में उसे अकेला छोड़ देती है। और क्यों है कि वह बंटी की जो परेशानी है बस समझ कौन पावा, और अनजाने में उसको क्या कर देती है, अकेला छोड़ देती है। निष्कर्ष की बात करें, शगुन का जो चरित्र चित्रण एक ऐसी महिला के रूप में महिला का प्रतीक है जो अपनी आज़ादी और पहचान तो चाहती है, लेकिन प्रक्रिया में वह सबसे जरूरी जिम्मेदारी अपने बेटे से चूक जाती है। तो ये कहानी में क्या दिखाया गया, जो आधुनिक महिला के रूप में दिखाया गया है कि बात जिम्मेदारी काम करने के बीच में क्या करे, सारा काम बढ़िया करे, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी उसकी जीवन की सबसे एक मुख्य बात थी, भाई वो चीज़ ना भूल जाए, भाई है ना कि सारा प्रश्न तो पढ़ लिया, जो पढ़ना चाहिए वही भूलगा, मतलब सारा प्रश्न अच्छे से याद कर लिया लेकिन फॉर्मूले भूल गया ना, काम क्या है पोटेटो। तो भाई बात है ना, यही करे कि सारे काम तो अच्छे से करती है, आत्मनिर्भर भी है, पैसा भी कमाओ, समझदार भी है, आधुनिक भी है, सब क्यों है, लेकिन क्या करे रिश्ता ने सही से कौन चला पाए, अपने बेटा ने भी कौन समझ पा रहा, अपने पति ने भी कठे समझने में बा चूक कर है। वह एक पूरी तरीके से बुरी महिला नहीं है, लेकिन उसको जो करेक्टर दिखाया वो मिलो जुलो दिखाया कि भाई पूरी गलती तो उसकी भी को नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी इंसान है जो खुशी की तलाश में अपने बच्चे का बचपन खो देती है। बस उसकी गलती यही है कि वह खुद खुश रहने के लिए अपने बच्चे का कर दे है, उसकी खुशी को त्याग कर दे, चाहती तो बाकी एक कर्ज कहीं थोड़ा सा एडजस्ट करके वो बच्चा को जीवन और बढ़िया बेहतर बना सके को बचपन को। उसका चरित्र हमें यह सोचने को मजबूर कर देता है कि एक महिला का आत्मसम्मान और माँ का कर्तव्य कैसे एक दूसरे को आमने सामने आ जाता है। तो यह कि दिखाया गया ये चरित्र हमें एक सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है कि इंसान को एक आत्मसम्मान मतलब खुद को फैसलों और एक माँ को कर्तव्य दोनों अगर एक साथ लेके चलना तो इंसान है एक जो दोनों चीज़ हमेशा कदे बराबर कौन चाल सकें, के तो माँ को कर्तव्य पूरा होगा, क्या आत्मसम्मान पूरा होगा, के तो भैया थे थाली चलाओगा, और के भाई जो घर की रिश्तेदारी है या जिम्मेदारी वह संभाल पाओगा। अगर थे थाली ज़्यादा चलाओगा तो जिम्मेदारी पीछे रह जाएंगी, और जिम्मेदारी निभाओगा तो थाला थोड़ा बहुत फैसला में थाने एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गए। तो ये आपके सामने आपका बंटी उपन्यास से दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न आएगा। अगले वाला प्रश्न है, कोसी के गटवार में ग्रामीण जीवन के यथार्थ चरित्र चित्रण कीजिए। शेखर जोशी के द्वारा एक कहानी लिखी गई है। जो 12 नंबर प्रश्न है, कोसी की गटवार में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण करें। लेखक है इसके शेखर जोशी के द्वारा ये जो कहानी लिखी गई इसमें। तो देखो ये जो भूमिका की बात करें, शेखर जोशी की जो कहानी है कोसी के गटवार कहानी आंदोलन की एक बेहतरीन रचनाओं में से है। तो यह जो शेखर जोशी के द्वारा जो कोसी की गटवार जो नामक कहानी लिखी गई है, ये जो नई कहानी आंदोलन मतलब एक नई कहानी की लिखने की जो एक नई रूपरेखा चल रही थी, एक नया दौर चल रहा था, उस आंदोलन की एक सबसे शानदार कहानियों में से एक है। समझो यह कहानी कट्ठे दिखाई गई, यह कहानी है पहाड़ा के बीच में, मतलब जहाँ समझ लो कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड साइड की कहानी है ना। वहाँ के लोगों के सीधे साधे व संघर्षशील जीवन के बारे में बताया गया। तो भाई उठे का लोगों को जीवन कहें को रहे, सीधो साधो जीवन है भाई, क्यों ग्रामीण परिवेश का लोग नहीं संघर्षशील जीवन रहे। क्यों भाई, आदमी ने मान लो एक छोटी चीज़ देखो, एक आप शेखावाटी रीजन का हो, शेखावाटी क्षेत्र का पेपर है, तो ठेका बच्चा हो आपना ने थारा शहर कितनी दूर हो, 50 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर दूर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूँ ज़्यादा दूर तो होगा 50 से ज़्यादा जोनम कोई भी शहर दूर को नहीं, कोई भी आदमी का बड़ो शहर बता रहे, मैं छोटो तो बड़ी दूर की बात है, 50 किलोमीटर तो जोनो पूरा ही जाए है ना। अब वो ही सोचो कोई जैसलमेर में कोई आदमी है, वो एकदम बॉर्डर का नहीं रहे, वो शहर तो छोटो आपका कोई छोटो सो कोई अगर कोई बीमार हो जाए तो पूछन में आदमी पूरा जा
इतनी दूर ही ना। अब सोचो पहाड़ में है, कोई पहाड़ से पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर कोई गांव है, तो सोचो हिमाचल उत्तराखंड में कितना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, उनके ऊपर घर रह रहे हैं, तो कभी नदी नाला आ जाए, कभी बीच में ब्रिज नहीं बन रहे हैं, पहाड़ों नीचे जाओ और उत्तर, और कितना संघर्ष रहना उनके जीवन में हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। शहर में जाने के लिए भी आदमी ने पूरा दिन लाग जाए, है ना। तो इस प्रकार का सीधा साधा जीवन के बारे में बताया गया है। साथ के साथ इस कहानी में प्रेम और विरह की बात भी करी है। तो यह कहानी को गांव वाले प्रेम जय की कहानी है, जिसके अंदर क्या है भाई, दोनों लोगों के अलग होने की और दोनों का प्रेम की कहानी दिखाई गई है। वहाँ के ग्रामीण समाज और उनकी गरीबी के कठिन जीवन के बारे में बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। तो इस कहानी में इस कहानी में आपको ग्रामीण समाज की गरीबी और उसके कठिन जीवन को बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके सामने क्या किया गया है, प्रकट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है कि भाई कि कैसे उन लोगों का जीवन होता है, उसके बारे में बताया गया है। कहानी में ग्रामीण जीवन के यथार्थवाद के बारे में बात करें, पहला पॉइंट है आजीविका का संघर्ष। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र है लक्ष्मा, वो क्या, कोसी नदी, समझ आ गया ना। आपको पता है भाई कोसी नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी है, कोसी नदी के किनारे क्या है, घाट पर काम करती है, और शायद उत्तराखंड से निकलती है नदी भी, घाट पर काम करती है। कमेंट में बताना कहाँ से निकलती है कोसी नदी। वह नदी में पत्थर और लकड़ी निकालकर बेचने काम करता है। तो नदी जब आवा है ना, तो वह क्या लिया हुआ है अपने साथ, पत्थर तो लिया हुआ है तो थाने बेरो, लेकिन लकड़ी भी, क्योंकि जंगला में जब गुजरे तो के साथ में बीच में बाढ़ वगैरह हो तो अपने साथ पेड़न काट के अपने साथ लिया हुआ है। तो लोग क्या करिए उठेगा, जो पेड़ जो नदी बीच में छोड़ दिया भाई, पत्थरा से टकरा के वह रुक जाए पेड़, तो ठेसन लकड़ी ले लेके उन्हें बेचने को कार्य करे महिला है लक्ष्मा। ये काम बहुत मेहनत भरा और जोखिम वाला भाई, नदी से लकड़ी काटनी, पत्थर काटनी जोखिम भरो तो है ही, कद पवाने को भाव बढ़ जाए के बेरो पाटा है। कहानी में दिखाया गया है कि पहाड़ों का जीवन यापन करना कितना मुश्किल है। तो क्योंकि भाई आप थान बेरा पहाड़ा में ज़्यादा जीवन याप भाई आया तो आत को नहीं कोई थे मोल खड़े कर दिया और कोई कमाई करिए, आया को काम तो होगा नहीं, आया के प्रकृति से संबंधित ही थे, थोड़ा बहुत पैसा कमास को काम करके। तो यही उसमें ये दिखाया गया कि उनका जीवन कितना संघर्षशील होता है, और लोगों के लिए रोजी रोटी के लिए प्रकृति पर कितना निर्भर रहना पड़ता है। और ये भी दिखाया गया है कि वहाँ के लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए, कमाई करने के लिए भी लोगों को कितना ज़्यादा आपको प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। 2 नंबर पॉइंट की बात करूँ, रिश्ते और भावनाओं की सादगी। कहानी में रिश्ते की सादगी और भावनाओं की सच्चाई भी दिखाई गई। तो यह कहानी है इनके दिखाया गया कि जो रिश्ता है उन कितना मतलब जितना सिंपल रहेगा, मतलब यही है कि इंस्टाग्राम रील वाली से बढ़िया, है ना, जो आज के न्यू जनरेशन वाला जो रिलेशनशिप होती हैं, जो रिश्ते होते हैं, उसकी बजाय जितने प्राकृतिक रूप से कोई रिश्ते होते हैं वो उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं, सही रहते हैं। लक्ष्मा और गुमानी का बचपन का प्रेम बहुत ही पवित्र और सीधा साधा था। तो लक्ष्मा और गुमानी जो ही भाई हम दोनों को जो प्रेम है वो के बहुत ही पवित्र और बालकपन को प्रेम हो। वहाँ के लोग सुख दुख में एक बहुत ही सरल होते हैं। तो भाई कोई भी व्यक्ति है जन के जीवन में मतलब ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए दुख ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, उनके लिए एक आम जीवन का हिस्सा हो जाती है वो चीज़। और जो आदमी सारे दिन ऐसे में नहीं जन का अगर कदे उनका पैंट रोल के लिए भी पीछा निमट जाए तो ओहो आई एम इन ए ट्रबल, समझना या खींव है कि भाई बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत आम बात है ऐसी चीज़ें, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जीवन की मुश्किलें उनकी भावनाओं को और गहरा बना देती हैं, और जीवन में जो मुश्किल परिस्थिति आ रही हैं वो उनके उनकी भावना ही उनके और गहरा तरीका से बना दी है। उनका प्रेम है भाई, जितनी मुश्किल परिस्थिति है उतना ही प्रेम और ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, सामाजिक और पारिवारिक बंधन। तो कहानी में ग्रामीण जीवन के सख्त नियमों को भी दिखाया गया है। तो यह जो कहानी है इनके है कि भाई दो लक्ष्मा और गुमनी आपस में दोनों प्रेम करी हैं, लेकिन क्या भाई गांव को प्रेम है जहाँ दोनों जो गांव का लोग आया कि ओहो साथ नहीं रहनो, तो उन्हें क्या करती अलग कर दिया जाए। तो यही है इस चीज़ में यही दिखाई गई है कि उनकी शादी नहीं हो पाना, उनको व्यक्तिगत फैसलों नहीं होके सामाजिक फैसलों है, साथ के साथ वो समाज को फैसला की कदर भी करें। अगले वाले पॉइंट की बात करें, प्रकृति का महत्व। कोसी नदी और पहाड़ों की कहानी के लिए सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि ये पात्रों की जीवन का हिस्सा भी है। तो यह जो भाई कोई भी आदमी जो उठे रही ना, मतलब पहाड़ा पर रही या जो प्रकृति पर निर्भर रही, उनने पूछे उन चीज़ों को क्या महत्व रहे, अपने के लिए तो इतना ज़्यादा महत्व को नहीं, है ना, लेकिन जो लोग उन पर निर्भर करें उनके लिए उन चीज़ों का बहुत महत्व। उनके लिए वो सिर्फ कोसी नदी एक पात्र ही नहीं है मतलब लेखक के लिए, बल्कि उसको उनके लिए वो जीवन का एक बहुत मुख्य जरिया है जीवन जीने का। नदी यहाँ लक्ष्मा के लिए कमाने का जरिया है, यह उसके लिए अकेलेपन और गुमानी से दूरी का कारण भी है। तो लक्ष्मा के दिखाएगा कि भाई ना सिर्फ उनके लिए कमाने का तरीका है बल्कि वो अकेलेपन, भाई वो टाइम जब वो कमाने ज़्यादा आदमी अकेलो रहे और उसे गुमानी से दूर होने का कारण भी है। शायद यहाँ पर लक्ष्मा लड़का है और गुमानी है वो लड़की है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया था इस चीज़ को, तो इस चीज़ को करेक्ट कर लेना आप।
अगले वाले पॉइंट निष्कर्ष की बात करें, कोसी की गढ़वाल कहानी में हमें पहाड़ों के गांवों की असली तस्वीर देखने को मिलती है। तो कोसी की गढ़वाल जो कहानी है, यहाँ पर जो पहाड़ों का जो असली वास्तविक जीवन होता है, इसकी कहानी हमें देखने को मिलती है। यह कहानी बताती है कि लोगों की वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही अधिक बहुत कठिन होता है, लेकिन उनके रिश्ते और भावनाएं बहुत ही सच्ची और गहरी होती हैं। साथ ही साथ उनमें क्या बताया, उनको जीवन में चाहे परिस्थिति तो कठिन रहे हैं, लेकिन उनके रिश्ते और भावनाएं के बहुत ही सच्ची और गहरी रहे हैं। यह कहानी ग्रामीण जीवन के सीधेपन और वहाँ के लोगों की अंदर की वेदना का सजीव वर्णन है। तो यही है, वहाँ के लोगों की जो जीवन है वो कितनों सीधो साधो रहे हैं, और उनके पास कितना एक सीधे साधे लोग रहते हैं, ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। उनको ज़्यादा इस मोह माया की मतलब ये जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया है, समझ में आएगा, उससे ज़्यादा महत्व नहीं रहता। वो अपने काम करते हैं, अपने उनके पवित्र रिश्ते होते हैं और प्रकृति पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो अब अगले वाले प्रश्न की बात करें अपन, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो ये जो आपका प्रेमचंद के जो उत्तराकल वाला कार्य, वो जो आपका यूनिट फर्स्ट है, उससे संबंधित ये आपके प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, ये क्लास आप देख के जा रहे हो, शायद आप में से काफ़ी बच्चे देख के जाएंगे, तो ये क्लास आपके लिए एक बहुत ही गेम चेंजर साबित होगी, आप देख लेना। पहले वाले प्रश्न की बात करूँ, भूमिका। आप मुंशी प्रेमचंद 1980 से लेकर एक मिनट, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। प्रेमचंद एक ऐसे अपने भारतीय साहित्य के एक ऐसे जो उपन्यासकार रहे हैं, समझ में आ गया, जिन्होंने उपन्यास को पहली बात एक विधा को ही बदल के रख दिया। और इन्होंने कैसे कहानियाँ लिखी, इन्होंने कहानियाँ लिखी, अधिकतर इनकी कहानियाँ आपको ग्रामीण परिवेश से देखने को मिली, क्योंकि उस समय 70 से 80% लगभग लोग गाँव में रहते थे। जिस समय के एक कलाकार मतलब कहानीकार रहे हैं, उसमें लगभग लोग ग्रामीण जीवन में रहते थे, और उन्होंने गाँव की कहानियाँ लिखी हैं। और ऐसी कहानियाँ लिखी हैं, अगर आज पढ़ लो आप चाहें, आज से 100 साल पहले या 100-150 साल पहले की कहानियाँ इनकी लिखी हुई हैं, आज पढ़ लो, आज भी आपको वास्तविकता दिखाई देती है। तो समझ लो उस व्यक्ति की क्या सोच रही थी, क्या उनकी व्यक्तित्व रहा था। 2 मिनट था एक्स्ट्रा चीज़ बताइए, लेकिन प्रेमचंद क्या वास्तविकता थी, जना ही था मेरे 2 मिनट या बात कहने को जीत रहे हो, तो मैं बता दिया। अब थे पढ़ो अपना लिख के क्या है। मुंशी प्रेमचंद का क्या जो कहानी का कार्यकाल रहा, वो 1880 से लेकर 1996 के बीच में रहा। इन्होंने हिंदी और उर्दू के ऊपर इन्होंने अपने साहित्य का कार्य किया है, जिनकी कहानियों में भारतीय समाज में यथार्थ, मानवीय संवेदनाएं और नैतिक मूल्यों की गहरी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो इन्होंने जो कहानियाँ लिखी है, इनमें भारतीय समाज का यथार्थ, मानवीय संवेदनाएं और नैतिक मूल्यों की गहरी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने उनमें भारतीय समाज की वास्तविकता देखने को मिलती है, मानवीय संवेदनाएं मतलब भावनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। साथ के साथ नैतिक मूल्य, जो हमारे समाज के जो संस्कार, जो अपने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें, उसके बारे में इन्होंने बताया कि हमारे क्या संस्कार हैं। उन्होंने उनकी कहानियाँ न केवल समय के साथ बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनकी कहानियाँ समय के साथ और खूबसूरत लगती चली जाती हैं, आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी उस समय हुआ करती थी। उस समय भी लोगों को इतने दिल को छूती थी जितनी आज पढ़ लो तो आज भी आपके दिल को उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही पढ़कर लगेगा कि ये तो हमारे बीच की कहानी है, किसी एक व्यक्ति की। उसमें मानवीय पीड़ा, संघर्ष और नैतिक द्वंद्व शाश्वत रूप से विद्यमान है। तो उनमें जो मानवीय पीड़ा है, जो मतलब वास्तविकता है जीवन में, इन्होंने उसमें मानवीय पीड़ा, संघर्ष व नैतिक द्वंद्व शाश्वत रूप से दिखाया गया है। और इनके द्वारा जो कहानी लिखी गई उसमें मानवीय पीड़ा मतलब लोगों को जीवन में कहीं को संघर्ष रहे है, कहीं लोग ना संस्कार से या अपने समाज से संघर्ष करता हुए दिखाई दी, वो ग्रामीण जीवन के प्रवेश पे इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इनके बराबर का उपन्यासकार आज अभी तक भी कोई नहीं हुआ है, ये मान लीजिए आप। तुलसीदास के बाद में अगर किसी व्यक्ति की बात करूं जिसने मतलब भाई उसमें भक्ति काल के तो बहुत से ऐसे साहित्यकार रहे हैं जो काफ़ी फेमस हुए थे, लेकिन उसके बाद में मन्नू भंडारी हो गई। उन समय के काल में प्रेमचंद का एक बहुत अनोखा नाम जरूर समझ में आता है, शायद आप में से भी हर व्यक्ति को जरूर से नाम याद होगा प्रेमचंद का। यथार्थवाद और का सशक्त चित्रण, तो यथार्थवाद मतलब वास्तविकता का इन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया है। कैसे? प्रेमचंद की कहानियाँ जैसे पूस की रात, कफन और बड़े घर की बेटी है, उसमें किसान, मजदूर, स्त्री व दलित वर्ग का बहुत ही सजीव चित्रण देखने को मिलता है। तो प्रेमचंद के द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं उसमें पूस की रात हो गई, कफन हो गई और बड़े घर की बेटी हो गई, ये कहानियाँ हैं, ये सारी की सारी कहानियाँ हैं। ये क्या है? ये कहानियाँ, इसमें बच्चों को क्या, जो लोगों को क्या बताया गया है, ये सब कहानियाँ किस
इस पे हैं। ये कोई किसान की कहानी है, कोई मजदूर की कहानी है, कोई स्त्री की कहानी है, कोई दलित वर्ग की कहानी है। ये हमारे बीच के लोगों की कहानियाँ है। ये कहानियों में क्या दिखाए, जो पात्र हैं वो ऐसे लगता है कि अरे ये तो मेरे पिता किसान है, तो वो भी ऐसे संघर्ष करते हैं। ये कैसे पूस की रात की कहानी में दिखा दिया। कफन में समाज का एक ऐसा व्यक्ति है जो मतलब जिसके लिए नैतिकता महत्व भी नहीं रखती है। समझ में आ गया, अरे ये तो अपने गांव का ही वो व्यक्ति है, ये कफन कहानी में लिखाया गया तो ऐसा लगता है कि अपने गांव का वो व्यक्ति है। समझ, बड़े घर की बेटी है, ये तो हमारे आसपास की किसी लड़की की कहानी दिखाई दे रही है, तो ऐसे लगता है कि ये तो अपने आसपास का ही कोई पात्र है, हम में से ही कोई पात्र है। इस प्रकार की इन्होंने कहानियां लिखी हैं। यह यथार्थ आज भी ग्रामीण और शहरी दोनों संदर्भ में देखा जा सकता है। तो इनके द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं, इनमें लगता है कि कहानियाँ हैं ये ग्रामीण परिवेश में तो है ही एकदम सटीक बैठती हैं, बल्कि शहरी क्षेत्र में भी एकदम आपको सटीक बैठती हैं। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, जातिवाद और आर्थिक विषमताएं जैसी समस्याओं को खुल पर लिखा है। तो इन्होंने जो विवाह है भाई, उस समय जो बाल विवाह हुआ करते थे, दहेज प्रथा थी, जातिवाद था, समाज में संघर्षशील जीवन था लोगों का, उसके ऊपर इन्होंने क्या खुलकर लिखा है। लोग झिझकते थे उस समय इस चीज़ों पे लिखने पे, और इन्होंने बेझिझक लिखा है। लोग सोचते थे कि जो ग्रामीण में लोग कैसे होते थे भाई, उस समय ग्रामीण लोग में कम पढ़े लिखे हुए लोग होते थे, तो कलाकार होते थे, जो साहित्यकार हुआ करते थे, वो समझते थे कि हमारे जो ग्रामीण लोगों में कम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो हमारे साहित्य को पढ़ेंगे क्यों, हम उनके बारे में क्यों लिखें, हम उस कुलीन वर्ग के बारे में लिखेंगे जो हमारी किताबों को खरीद के पढ़ सकता है। प्रेमचंद ने इन सब चीज़ों को दरकिनार रखकर समाज की उन परिस्थितियों के बारे में लिखा जिसके बारे में किसी ने आज तक नहीं लिखा। इसीलिए आज भी प्रेमचंद है वो बहुत ही अच्छे साहित्यकारों में उनको नाम जाना जाता है। अगला पॉइंट है मानवीय संवेदनाओं की गहराई। उन्होंने कहानियों, पात्रों में छिपी करुणा, त्याग और प्रेम को बड़े सरल लेकिन प्रभावी ढंग से दिखाया है। तो इन्होंने प्रेमचंद के द्वारा जो कहानियाँ लिखी गई हैं और इनके जो पात्र हैं उनके अंदर जो करुणा, प्रेम, त्याग की भावना और जो आपके उनके अंदर जो भावनाएं हैं उनको इतना सजीव तरीके से प्रकट किया है। उनके द्वारा देखो, पूस की रात कहानी या कफन की कहानी में उस कफन जब वो जाते हैं गांव में, शहर की तरफ, और जब वो चंदा लेने जाते हैं तो जिस तरीके से लोगों से मांगते हैं पैसे, तो ऐसे लगता है कि अरे ये तो हमारे पास भी वो व्यक्ति आता है ना हमारे गाँव में, तो वो व्यक्ति भी कुछ ऐसे करता है। तो ऐसा एकदम सजीव बनाया गया है एकदम। पूस की रात की कहानी है तो उसमें जो बताया जाता है कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, सियार की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे अगले वाले पर्सन की बात को नैतिक शिक्षा और प्रेरणा। प्रेमचंद की रचनाएं पाठक को सत्य, न्याय और परोपकार की ओर प्रेरित करती है, जो हर युग के लिए आवश्यक है। तो इन्होंने जो नैतिक शिक्षा की बात की, प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वो पाठक है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसको सत्य, न्याय और परोपकार के लिए प्रेरित करती हैं। तो वो क्या दिखाती हैं, उसमें सत्य की बात की गई, सच्चाई की बात की गई है, परोपकार, एक दूसरे के प्रति आपको लोगों में क्या करना चाहिए, लोगों का सहायता करनी चाहिए, और ये हर युग की आवश्यकता है भाई। आज भी ये बात सही है, काल भी सही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आदमी की मूल तत्व हैं। जब आज समाज में, आप सामाजिक प्राणी है ना, इंसान एक समाज में रहने वाला व्यक्ति है, तो उस समाज की एक मूलभूत आवश्यकताओं में से है। तो इसी पर इन्होंने क्या किया, उसी पर इन्होंने ज़्यादा टारगेट किया है और इसी से ये लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हुए। निष्कर्ष की बात करें, प्रेमचंद की कहानियों की प्रासंगिकता उनके मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक यथार्थ में निहित है। तो प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी हैं उनकी जो प्रासंगिकता है, वास्तविकता है, वो क्या, उनका मानवीय दृष्टिकोण है, वो समाज की यथार्थ में आज भी नहीं दिखाई देता है। यही कारण है वे समय की सीमाओं से परे आज भी उतनी ही या असरदार और प्रेरक लगती हैं। तो आज अगर समय को पीछे छोड़कर भी अगर देखें, इतनी पुरानी 150 साल पुरानी कहानियाँ ऐसे लगती है कि कल ही की लिखी हुई कहानी है, कि कल ही किसी ने लिखी हैं। तो यही है, जब आप एक बहुत अच्छी रचना की कार्य करते हो, बहुत अच्छे कलाकार की यही पहचान होती है। बहुत अच्छी कविता की, बहुत अच्छे लेखक की, कोई बहुत अच्छे रिश्ते की, बहुत अच्छे व्यक्ति की यही कहानी होती है। आप उसको जब भी मिलते हो, जब भी उसको पढ़ते हो, जब भी उससे आप साथ बैठकर उसे अपनापन मिलते हो, तो कुछ आपको नया ही देखने को मिलता है। और यही चीज़ प्रेमचंद की कहानियों की भी है कि जब भी आप उसको पढ़ोगे, उनको पढ़ोगे, कुछ आपको नया ही देखने को मिलता है कि अरे ये जो चीज़ मैंने पिछली बार पढ़ी थी तब तो मुझे समझ में नहीं आई थी, इस बार समझ में आई है। हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों पर टिप्पणी। तो हिंदी में विश्लेषणवादी उपन्यासकारों पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणकारी उपन्यासकारों पर टिप्पणी करिए। देखो, आपको ना पहले इस चीज़ को पढ़ने से पहले, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको एक शब्द को पढ़ना पड़ेगा। शब्द क्या? मनोविश्लेषणवादी।
मन प्लस विश्लेषण प्लस वादी, मन का विश्लेषण करने वाले लेखक को क्या कहा गया, मनोविश्लेषणवादी कहा गया। समझ में आ गया? बस आपको अगर ये शब्द समझ में आ गया तो ये समझ लो ये प्रश्न समझ में आ गया। इतना ही शब्द, इतना ही प्रश्न है। तो ये क्या है, हिंदी साहित्य के उन उपन्यासकारों की बात की जा रही है जो जिन्होंने बाहरी जीवन के पात्रों के बजाय, मतलब बाहरी पात्र के बजाय इन्होंने किसी अपने मन के अंदर की, जो इंसान के अंदर जाए कि जो द्वेष हो गई, ईर्ष्या हो गई, घृणा हो गई, प्रेम हो गया, आपको लगाव हो गया, संघर्ष हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हमारे मन में जो संघर्ष चलता रहता है हर वक्त, उसकी इन्होंने आंतरिक पड़ताल की है। समझे? एक तो जहाँ प्रेमचंद बाहर के लोगों की जीवन की कहानी बताई, समझे, उनमें भी इस चीज़ों का भावना तो निकल के आती है, लेकिन कई लोगों ने अपने ही मन के ऊपर इन्होंने चीज़ों पर विश्लेषण करके कहानियों को लिखा है। समझ में आ गया? उनको क्या बोला जाता है, मनोविश्लेषणकारी वादी बोला जाता है। इन रचनाओं में सिगमंड फ्रायड ने के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर मानवीय भावनाएं, अवचेतन व अंतर्द्वंद और मानसिक जटिलताओं का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। तो इम क्या करे गए है, जो सिगमंड फ्रायड है, ये थर्म है, अगर बीएड करो आ गए, या फिर जो एक मनोवैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक हुई जो इंसान की जीवन को ऊपर जो क्या करी, विश्लेषण करी, उनसे प्रेरित होकर कुछ जो लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, इन्होंने क्या कि अपने मन की भावनाएं, हमारे भावना के अंदर जो घृणा हो गई, प्रेम हो गया, इन सब जैसी भावनाएं होती हैं, इनके बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने अवचेतन, अंतर्द्वंद और मानसिक जटिलताओं के सूक्ष्म चित्रण का प्रयास किया है। इसमें पहले बात करें अपन इलाचंद्र जोशी, इसमें से प्रमुख उपन्यासकार कौन है? पहले उपन्यासकार की इलाचंद्र जोशी हैं, और इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया जहर की खेती, इसमें हिंदी के मनोविश्लेषणकारी धारा को एक महत्वपूर्ण करती है। तो भाई यो थोड़ा सा को प्रश्न जिम था रटनो ही पड़ा को, कोई ऑप्शन को नहीं, समझ आ गई? तो याद करो इंद्र चंद्र जोशी। तो इंद्र भगवान के करो को जहर की, भाई इंद्र भगवान बारिश करे है, तो बारिश करने की खेती हुआ है, तो खेती कहें कि जहर की खेती है, तो ये ट्रिक को याद कर लो। समझ में आ गई था? इंद्र भगवान बारिश करे, बारिश से खेती, और खेती क्या की हो रही है, जहर की खेती हो रही है, तो जहर की खेती नामक के इन्होंने कहानी लिखी है। इस ट्रिक से याद कर लो आप, है ना? तो यह सबसे महत्वपूर्ण करती है इनके पात्रों के मनोभाव, संकोच, भय व अपराध बोध का गहन चित्रण मिलता है। तो इनके देखना पड़ा है कि यह जो कहानी है, इनके को मन की कहें की भावना ही, जिम संकोच, कोई आदमी थोड़ा संकोच कर, भय डर है, अपराध बोध, कोई गलती नहीं हो जाऊँ, इस चीज़ का बारे में उन्होंने गहन चित्रण देखने को मिला है। अगला है अगले जो अज्ञे हैं, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञे हैं, इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है, शेखर एक जीवनी के नायक के अंतर संघर्ष व जीवन दर्शन और आत्म चिंतन का उत्कृष्ट मनोविश्लेषण देखने को मिलता है। तो अज्ञे हैं, उनके द्वारा भी लिखी गई शेखर एक जीवनी। तो अज्ञे को दोस्तों एक शेखर आए याद कर लो, अज्ञे को एक दोस्तों शेखर ऊपर इन्होंने कहानी लिखी है। तो ये कहानी में क्या देखने मिला है, अंतर संघर्ष, मतलब जीवन का बारे में कि इंसान के जीवन में क्या संघर्ष है, उसका बारे में इंसान आत्मा अपने बारे में जो चिंतन करे, उस चीज़ को बारे में देखने मिला है। बादशाह की शैली और मन की जटिलताओं को बहुत ही कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। तो वो अपने दोस्त हैं शेखर, मतलब उदाहरण है नहीं, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, उसके बारे में उनके मन की जटिलता, भाई उसके जो दोस्त उसके मन में क्या क्या चलता रहता है, उसके बारे में उसने कलात्मक रूप से दिखाया। मतलब आपका दोस्त के बारे में बताया कि कया कया का काम करे है, बातचीत समझ यहाँ है। यशपाल यद्यपि वे यथार्थवादी और प्रगतिशील विचारधारा के उपन्यासकार रहे हैं, लेकिन दिव्या और देशद्रोही में इन्होंने पात्रों की मानसिक अवस्थाओं पर गहरा चित्रण किया है। यशपाल कैसे हैं, एक यथार्थवादी मतलब वास्तविकता का चित्रण करने वाले उपन्यासकार रहे हैं, लेकिन दिव्या और देशद्रोही में उन्होंने पात्रों को मानसिक अवस्थाओं का गहरा चित्रण किया है। तो पहली एक ट्रिक से पहले यशपाल और दिव्या और देशद्रोही याद करा दूँ कि वह कोई भी आदमी है, जब दिव्या नाम को कोई आदमी है वो देशद्रोही हो जाए, देशद्रोही निकले, तो यूं क्यों उन्हें यश मिला है। समझ लो, यश तो होता अच्छा है, लेकिन कुयश में उल्टो यश मिला हूँ, समझ में आ गया? तो यशपाल से समझ लो, यशपाल है तो दिव्या नाम का एक व्यक्ति वो देशद्रोही बनता है, इसलिए उसको यश मिलता है। तो इस ट्रिक से याद कर लेना आपको। अब समझाऊंगा ये इस कहानी में आपको क्या है, ये जो दिव्या और देशद्रोही नामक कहानी है, यहाँ पर पात्रों की कैसी मानसिक अवस्थाएं, कैसी उनके जीवन में मानसिक रूप से वो हैं, उनके बारे में यथार्थ जीवन चित्रण किया गया है। अगले वाला पॉइंट है नरेंद्र शर्मा, उनकी रचनाओं में मानवीय संबंधों की सूक्ष्म वैज्ञानिक परख और भावनात्मक उलझनों का कलात्मक चित्रण देखने को मिलता है। तो नरेंद्र शर्मा के द्वारा जो चित्रण किया गया है, उनकी रचनाओं में आपको मानवीय संबंधों के बीच में सूक्ष्म मनोविज्ञान
परख और भावनात्मक उलझनों का जो कि आपको बहुत ही कलात्मक रूप से चीज़ों को समझाई गया है। अगला की बात करें धर्मवीर भारती, तो इन्हों के द्वारा गुनाह का देवता अब थे लल्लन टॉप, कोई देख तो वो धर्म, उसमें सौरभ द्विवेदी जो उनके एंकर है, इन्होंने काफ़ी बार गुनाह के देवताओं के बारे में बताया। और गुनाह के देवताएं आपके सामने काफ़ी बार रील में भी देखा होगा, लेकिन आएंगी बिल्ली रील तो मैं देखा ही बनी न थार समय तो कहीं आऊँगी, लेकिन अगर आप में से कोई देखता होगा कोई व्यक्ति ऐसी साहित्य से संबंधित, तो उनके सामने वो रील जरूर आई होगी। तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी कहानी है, आपको जीवन में पढ़ना एक बार, जीवन में ये कहानी है गुनाह की देवता, काफ़ी बेहतरीन कहानी है। ये प्रेम, पीड़ा और असफलता और त्याग की भावनाओं पर एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक चित्रण देखने को मिलता है। तो गुनाह का देवता नामक जो एक कहानी है, इसमें आपको त्याग, भावनाओं का क्या एक मनोवैज्ञानिक चित्रण है वो देखने को मिलता है, जो पाठकों को क्या जो पाठकों के मन को क्या बहुत ही गहराई से छू लेता है। भाई बहुत ही अहम की कहानी है, जो एकदम वास्तविक लगा, इसलिए हर पाठक का मन में छू जावा चीज़। निष्कर्ष की बात करें, इन उपन्यासकारों ने हिंदी साहित्य की आंतरिक गहराई और मानसिक विश्लेषणाओं की परंपरा की। तो और कहानीकार क्या करता, भाई कोई पात्र पकड़ लेता और पात्र को पूरी कहानी लिख देता, लेकिन इन्होंने इंसान के मानसिक रूप से कौन सी घटनाएं जो उनके दिमाग में चलती रहती हैं उसके बारे में उन्होंने सचित्रण किया है। उनके योगदान में हिंदी साहित्य केवल घटनाओं का विवरण न होकर मनुष्य की भीतरी जीवन का सशक्त दस्तावेज बन गया है। तो इनका जो योगदान है वो हिंदी साहित्य में घटनाओं पर न होकर मनुष्य के जो भीतरी जीवन है वो एक बहुत ही सशक्त के दस्तावेज के रूप में बन गया है। अब आपके बारे में अब अपन आ गए लास्ट वाले प्रश्न की तरफ। हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास परंपरा पर आपको टिप्पणी करनी है। ये प्रश्न भी लगभग 2 नंबर प्रश्न जैसे है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, बस आपको पढ़ लेना है। पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा आपसे, आप में से अगर अभी तक कोई वीडियो देख रहा है कोई स्टूडेंट, आप में से काफ़ी बच्चे मुझसे नए जुड़े हैं, शेखावट यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों, इस बात की उम्मीद दिलाता हूँ आप मुझसे जुड़े तो पहली बार हो, लेकिन अब अगर आप एक बार जुड़ गए हो तो इतनी गारंटी देता हूँ, बीए के विद्यार्थी हो, आप इस चैनल को हमेशा याद रखोगे, यूनिवर्सिटी चैंपियन और मोहित सर को। धन्यवाद है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, नोट्स मिलेंगे वहीं पर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।